Good morning. So welcome to lectures on direct tax amendments. ठीक है. So पहले बताऊंगा कि lectures कैसे आपको देखना है. ये lecture जो है these are as per Finance Act 2016. ठीक है, जिनका आइटम फॉर IPCC मई एंड नवंबर में है एंड फॉर CS एंड CMA जिनका आइटम जून और दिसंबर में. ये सबके लिए नोट्स यूज़फुल है. ठीक है, ये जो अमेंडमेंट्स है ये अभी ओनली डायरेक्ट टैक्स के हैं. इनडायरेक्ट टैक्स के लेक्चर मैं बाद में रिकॉर्ड करके उसको आपको अपलोड कर दूंगा एंड मैं आपको लेक्चर्स दे दूंगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर लेक्चर्स ओनली ऑन डायरेक्ट टैक्स बिकॉज देयर आर लॉट मेनी अमेंडमेंट्स. सो इट विल टेक टाइम. एक दिन में इतना कवर करना मुश्किल है बहुत. सो अपन धीरे धीरे सब अमेंडमेंट्स कवर करेंगे. ठीक है. नाउ जो लोग अभी प्रेजेंट नहीं है क्लास में, अभी उनके लिए क्या कर सकते हैं, मेरा वेबसाइट है www.vipulshah.org. सबको पता ही है. सो यहाँ पे ये सब वीडियोस 2 दिन में अपलोड होने वाले हैं अलॉन्ग विद द नोट्स. सो जो आउटस्टेशन स्टूडेंट्स है या जो लाइव लेक्चर को नहीं आ रहे, यू कैन इन्फॉर्म देम. यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट जोन करके एक टैब बनाया है. वहाँ पे जाके आपको आपका रिस्पेक्टिव कोर्स सिलेक्ट करना है. IPCC है तो IPCC, एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव, करेक्ट, CMA है तो CMA. सो वहाँ पे ये सब लेक्चर्स क्या होने वाले, अपलोड होने वाले हैं. तो अगर आपको बाद में और एक बार देखना है लेक्चर्स तो आप उसको बार बार डाउनलोड करके देख सकते हैं. और उसमें मैंने नोट्स भी अपलोड करके रखे हैं. सो वहाँ पे आपको नोट्स डाउनलोड करके आपको बाद में देखना है. ठीक है. सो आज हम सभी डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड जितने अमेंडमेंट्स हैं सब हम क्या करेंगे, कवर करेंगे. ठीक है. इज दिस क्लियर? ओके, चलो. नाउ ये है अपना फर्स्ट पेज, इंडेक्स. सो देयर आर अराउंड 18 चैप्टर्स. इसमें डायरेक्ट टैक्स के सभी लेक्चर्स. आप इस साइड से आ जाइए, रिकॉर्डिंग चालू है. डायरेक्ट टैक्स ये टोटल 18 चैप्टर्स हमको डिस्कस करना है. ठीक है. सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स. चलो. सो पहला अमेंडमेंट पढ़ते हैं. ये अमेंडमेंट हुआ है और डेफिनेशन ऑफ इनकम में. किस में अमेंडमेंट हुआ है? डेफिनेशन ऑफ इनकम. अबे अमेंडमेंट के पहले क्या था वो बताता हूँ, मतलब आपको अमेंडमेंट समझ में आएगा. ठीक है. इसमें एक पहला अमेंडमेंट हुआ था 2015, फाइनेंस एक्ट 2015. वहाँ पे ये अमेंडमेंट हुआ था कि जो आपको सब्सिडी मिलता है, क्या मिलता है, सब्सिडी, उसको इनकम माना जाएगा. क्या माना जाएगा? इनकम. ये 2015 में अमेंडमेंट हुआ था और उसमें ऐसा लिखा गया था, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम. सेक्शन 2 क्लॉज 24 में अमेंडमेंट हुआ था. ठीक है. पर वो जो अमेंडमेंट हुआ तो उसका जैसे एक प्रॉब्लम अराइज हो गया कि जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है उनको जो गवर्नमेंट से पैसा मिलता था वो भी इनकम हो गया. वो भी क्या हो गया? इनकम हो गया. तो उसको उन्होंने इस बार रेक्टिफाई किया है. सो ये 2015 के अमेंडमेंट का ही क्या है, इम्पैक्ट है. एक आप देखते क्या है. एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी और ग्रांट और कैश असिस्टेंस टुवर्ड्स कॉर्पस ऑफ फंड एस्टेब्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनकम. देखो क्या है. अब इसमें मैंने वो भी दिया है 2015 में क्या होता. देखो, फाइनेंस एक्ट 2015 had amended definition of income under section clause 24 of the act so as to provide that income should include assistance in the form of subsidy, grant, cash incentive or duty drawback, concession, reimbursement by whatever name called by the central or state government or any authority or any agency in cash or coin to the assessee other than subsidy or grant reimbursement which is taken into account for determination of actual cost of the asset. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे क्या दिया है, ये पुराना अमेंडमेंट है 2015 का, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कोई भी आपको सब्सिडी मिलता है तो उसको क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा. एंड ये 43(1) क्या है, ये है हमने पढ़ा है बिजनेस प्रोफेशन में, कॉस्ट ऑफ एसेट. तो इसमें ऐसा बोला है कि
अगर वो सब्सिडी आपने एसेट के कॉस्ट में से माइनस किया तो उसको इनकम नहीं माना जाएगा। ये था 2015। ये क्या था, समझ में आ गया? सो क्या पहला अमेंडमेंट होता 2015 में कि कोई भी सब्सिडी मिलता है तो उसको क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। एंड अगर वो सब्सिडी एसेट के लिए मिला है, ओके, एंड एसेट के एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस किया है, सेक्शन 43(1) इज नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, वहाँ पे नीचे लिख के रखो, ये आपने पढ़ा है बिजनेस प्रोफेशन में, ठीक है। सो अगर उसमें से माइनस किया है तो उसको इनकम नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये था 2015 का। अभी देखो 2016 में क्या अमेंडमेंट हुआ है। एज अ रिजल्ट ये है अमेंडमेंट, ग्रांट और कैश असिस्टेंस सब्सिडी प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर बजटरी सपोर्ट ऑफ ट्रस्ट और एनी अदर एंटिटी फॉर्म स्पेसिफिकली फॉर ऑपरेशनलाइजिंग सर्टन गवर्नमेंट स्कीम विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं उनको जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता था वो भी क्या आ गया, इनकम के डेफिनेशन में आ गया, क्योंकि उन्होंने बोला था सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन शैल बी टैक्सेबल। तो ये जो गवर्नमेंट को जो सब्सिडी मिलता था फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम वो भी क्या हो गया, इनके मान लेगा, तो बस उसको हटा दिया, बाकी कुछ नहीं। देयरफॉर इट इज प्रपोज टू अमेंड दैट, ये है अमेंडमेंट, सब्सिडी ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम। तो इसको गलत तरह से नहीं पढ़ना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलेगा वो इनकम नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलेगा फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ देयर स्कीम्स उसको इनकम नहीं माना जाएगा। नहीं तो आपके एग्जाम में रखोगे सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम, ऐसा अमेंडमेंट नहीं हुआ है। क्या लिखा है देखो, फॉर द पर्पज ऑफ कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय, बोलो किसने इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया है? हाँ, ये ध्यान में रखना है, आधा प्रोविजन नहीं पढ़ना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिला वो एग्जेंट, मैं ऐसा किधर भी नहीं बोल रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिला है फॉर कौन से इंस्टीट्यूशन को, जो किसने फॉर्म किया है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर स्कीम्स, उसको इनकम नहीं माना जाएगा। बस सिंपल थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। सेकेंड, नाउ सरचार्ज का रेट में चेंज हुआ है। एक बार हम पहले पुराना चीज़ रिवाइज करते हैं। सभी के लिए सरचार्ज का रेट 12% था इफ़ इनकम एक्सीड 1 करोड़ एक्सेप्ट कंपनी, करेक्ट ना? कंपनी के लिए अपन रिवाइज करते हैं, डोमेस्टिक कंपनी 1 करोड़ से 10 करोड़ 7%, 10 करोड़ के ऊपर 12%, फॉरेन कंपनी 1 करोड़ से 10 करोड़ 2%, 10 करोड़ के ऊपर, इसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसलिए उसको पहले रिवाइज कर दिया। सो एज पर एज कंपनी इज कंसर्न देयर इज नो चेंज, क्लियर? तो सरचार्ज का रेट खाली 4 लोगों के लिए चेंज हुआ है, मैंने यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP। इंस्टेड ऑफ 12% कितना हुआ है, 15% हुआ है, बस बाकी कुछ भी नहीं। क्राइटेरिया सेम, इफ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। एनालिसिस फॉर अदर SSC अदर देन अबाउट देयर इज नो चेंज इन रेट ऑफ सरचार्ज, लिख के भी दिया है और ओरली भी बता दिया है। तो सरचार्ज रेट सबके लिए चेंज हुआ या ओनली 4 लोगों के लिए? 4 मतलब 3 ही, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI तो एक साथ ही होते हैं एंड AJP। इन 4 लोगों के लिए एग्जाम में अगर मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन आता है या 1 करोड़ के ऊपर इनकम आता है, सो जो आपने पहले वर्किंग 12% से किया था मार्जिनल रिलीफ, बस वहाँ पे कितना लिखना भी 15%। या टैक्स कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ 12 कितना लोगे आप, 15%। ये दूसरा अमेंडमेंट। एनी क्वेश्चन? बोलो कंपनी के लिए कुछ चेंज है क्या? नीचे नोट भी लिखा है, ऐसे मैंने हर एक प्रोविजन का एनालिसिस भी दिया है ताकि दोनों चीज़ें मैंने कवर की है, ठीक है। आगे जाते हैं। नाउ टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी। अच्छा, इंडिविजुअल के टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं है, एक बार वो रिवाइज करते हैं अपन। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 to 5 लाख 10%, 5 to 10 20% एंड अबाउट 10। ये किसके लिए? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 के बिलो है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो इंस्टेड ऑफ 2.5 लाख कितना लेना है, 3 लाख। एंड अगर आप सुपर सीनियर हो तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एज फार एज इंडिविजुअल इज कंसर्न देयर इज ओनली वन चेंज विच इज सरचार्ज। बाकी जो आपने फाइनेंस एक्ट 2015 में पढ़ा था वही एप्लीकेबल है, वही क्या है, एप्लीकेबल, क्लियर है। बट डोमेस्टिक कंपनी का
टैक्स रेट चेंज हुआ है, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट चेंज हुआ है। देखिए क्या है, तो किसके लिए, तो ये जिनका एमसीक्यू पैटर्न है सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी। इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 29% सब्जेक्ट टू कंडीशंस। पढ़ते हैं फॉर डोमेस्टिक कंपनी। अच्छा, टीआई मीन्स टोटल इनकम, टीटी मीन्स टोटल टर्नओवर एंड जीआर मीन्स ग्रॉस रिसीट्स। देखो फॉर दिस असेसमेंट ईयर 17-18 अपने लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, सब लोग ध्यान में रखो, नोट्स पे लिख कर रखो कौन सा प्रीवियस ईयर 16-17, असेसमेंट ईयर 17-18, फाइनेंस एक्ट 2016। बोलो और एक बार, कौन सा अपने लिए फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2000। तो अभी के बजट में जो चेंजेस हुए हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल, वो 2 स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। कौन से 2, जिनका आइटम जून 18 या दिसंबर 18 है एंड जो इस आइटम में स्टडी नहीं करेंगे, उन 2 लोगों के लिए वो अप्लाई हो सकता है, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नहीं काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर वो है क्या हमारे लिए एप्लीकेबल, कल भी मैसेज आए थे। सो अपने लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2000 लास्ट बजट जो मैं पास हुआ था वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एकेडमिकली वी आर 1 ईयर बिहाइंड, प्लीज रिमेंबर। इंडस्ट्री में चलता है फाइनेंस एक्ट 2017, बट एकेडमिकली वी आर 1 ईयर बिहाइंड। एंड मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्लास में बताया था। जिस साल में मेरा एग्जाम है वो मेरे लिए असेसमेंट ईयर, याद है मैंने क्लास में कहा था, एकदम सिंपल तरीका है। जिस क्लास में क्या है, हाँ, तो अगर मेरा एग्जाम जून 17 में है तो मेरे लिए 17-18 क्या हो गया, असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया, तो ऑब्वियसली फाइनेंस एक्ट कौन सा हो गया, क्लियर, नो मोर कंफ्यूजन। ओके, नाउ देखो क्या है, तो 17-18 के लिए देखो क्या टैक्स रेट है। अब ये कॉलम पहले मैं पढ़ता हूँ, टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स लेस देन 5 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 14-15। तो कंपनी का टैक्स रेट अभी उनके टर्नओवर के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। अगर फाइनेंशियल ईयर 14-15 3 साल पहले का कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है, तो इस साल प्रीवियस ईयर 16-17 में टैक्स लगेगा 29%। कितना लगेगा, एंड ऑलरेडी 5 करोड़ के ऊपर है तो 30%। मतलब जो गरीब कंपनीज है गवर्नमेंट ने उनको मदद की, तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ के कम है ना, ठीक है, तुम 29% भरो। अभी आप बोलेंगे 14-15 कहाँ से आए, इसका लॉजिक भगवान को भी नहीं पता है। ओके, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैंने बहुत रिसर्च किया बट नहीं आंसर मिला। सो ये 14-15 कहाँ से, आपका गुड क्वेश्चन है, 14-15 कहाँ से आया सर, लास्ट ईयर का समझ में आता है 15-16, ये 14-15 कहाँ से आए, नो आंसर। कुछ चीज़ें अभी उनका कैलकुलेशन क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट तो कब का टर्नओवर देखना है, 14-15 का, जिस कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है या इक्वल है। देखो लिखा है लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ या उससे कम है। तो बोलो इस साल कितना टैक्स देंगे, 29%। अभी बोलो टाटा मोटर्स हजारों करोड़, हाँ, तो छोटे कंपनी के लिए किया है, और वो भी कितना कम किया, 1%। कितना हेवी टैक्स कम किया देखो आप, 1%, करेक्ट ना। तो वो फिर ये मैंने स्लैब वाइज दिया है, 1 करोड़ के अंदर है तो भी 29%, 1 करोड़ से 10%, कोई भी हो। अच्छा, इनके सरचार्ज रेट चेंज हुए क्या, नहीं, टैक्स रेट कम हुआ है। देखो सरचार्ज रेट सेम है, मैंने आपको पहले ही कहा था। डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या सरचार्ज रेट है, 7% एंड 12% सेम है, एंड 5 करोड़ के ऊपर है तो 30%, सेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इज दिस क्लियर। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, बोलो डोमेस्टिक कंपनी के लिए चेंज हुआ है, फॉरेन कंपनी के लिए चेंज, वो अभी भी कितना है, 40%। बोलो डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या देखना है, कौन से साल का टर्नओवर देखना है, फाइनेंशियल ईयर 14-15 का टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम हो। तो इस साल 16-17 में जो कंपनी को इनकम हुआ है, क्योंकि अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है 16-17, उसमें जो कंपनी को इनकम हुआ है कितना टैक्स देगी कंपनी, 29%। एंड इफ इट इज मोर देन 5 करोड़, क्लियर। एनी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछते रहो। ओके, इफ हैव एनी क्वेश्चन। लास्ट अमेंडमेंट, चैप्टर 1 इज ओवर। देन 87A का रिबीट का जो लिमिट है, याद है 87A, चलो एक बार रिवाइज करते पहले। 87A क्लेम करने के लिए 3 कंडीशन। पहला, एसएससी होना चाहिए रेसिडेंट इंडिविजुअल। दूसरा, उसका टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम होना चाहिए, करेक्ट। एंड और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो रिबेट कितना मिलता था, टैक्स ऑन सच इनकम, और 5,000 2000 विच एवर इज लेस। वो 2000 का लिमिट कितना हो गया है,
5,000। तो एज सच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है देखो, इंक्रीज टू 5,000, 2,000 का 5,000, ठीक है। अभी इसका अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अभी क्या क्या कंडीशन है एक बार मैं लिखता हूँ। 87 है, मतलब जिन्होंने काफ़ी दिन से नहीं पढ़ा उनका भी रिवीजन हो जाएगा। कंडीशन क्या, पहला रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरा टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख। ये दो कंडीशन एक साथ फुलफिल होना क्या है, ज़रूरी है। अभी नाउ हु विल टेल मी मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। क्लास में मैंने नोट्स में लिख के दिया है टोटल इनकम का मतलब क्या है। अच्छा मैं चलो अभी अपने उल्टा करते हैं, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप बताओ रिबेट मिलेगा कि नहीं, ठीक है। एसएससी का सैलरी इनकम है 4 लाख एंड एग्रीकल्चर इनकम है 2 लाख। ओके, सो टोटल इनकम आ रहा है 6 लाख। तो अभी आप सबके लिए क्वेश्चन है, हमने क्लास में सॉल्व किया है कि नहीं किया है, क्लास में सॉल्व। तो बताओ रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने लोग तक कि मिलेगा, हाथ ऊपर करो। मिलेगा, बस यही सब लोग सही है। एग्री इनकम एग्जेम्प्ट है। अरे एग्जेम्प्ट इनकम के लिए तुमको रिलीफ क्यों चाहिए? रिलीफ का मतलब आई वांट टू सेव टैक्स। अरे जो इनकम ऑलरेडी एग्जेम्प्ट उसमें काय का रिलीफ? मतलब मेरा इनकम 2 लाख है, रिलीफ मिलेगा क्या? टैक्स नहीं दे रहा तो रिलीफ आएगा। सो प्लीज रिमेंबर वन पॉइंट, जो टैक्स देगा उसको रिलीफ मिलेगा। सो एग्री इनकम इज एग्जेम्प्ट। तो जो इनकम एग्जेम्प्ट है वो लिमिट में नहीं लेना है। तो इफ आई रिमूव 2 लाख 4 लाख होगा। हाँ, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल इनकम? अपने नोट्स में लिखा है, बाकी लोग लिख लो चाहिए तो। GTI माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अभी काफ़ी लोग सोच रहेंगे सर आपने GTI तो लिख दिया, GTI में 5 वर्ड्स आते हैं, GTI में कभी एग्री इनकम आता है क्या? हाँ, ध्यान में रखो, एग्जेम्प्ट इनकम नेवर कम्स इन GTI, प्लीज रिमेंबर। कभी देखा है आपने GTI में एग्री इनकम? नहीं, तो एग्री इनकम बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट होता है। सो कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम आप कंसिडर नहीं करोगे। लॉजिक अप्लाई करो। अरे आप टैक्स कौन से इनकम के लिए सेव करना चाहोगे? जिस पे टैक्स है। जो इनकम एग्जेम्प्ट है उसमें काहे का टैक्स प्लानिंग? एग्री इनकम को कोई टैक्स प्लानिंग कर सकता है क्या? एग्जेम्प्ट ही है। समझ में आ गया? तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो अपन एक सब मिलके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल इनकम है अभी 4 लाख, देखते हैं कितना रिलीफ आएगा। चलो पहले क्या करना है, टैक्स निकालते हैं। टैक्स ऑन 4 लाख। बोलो एज नहीं दिया है तो हम एज्यूम क्या करते हैं? हाँ, मैंने कहा है कि अगर एग्जाम में एज नहीं दिया है तो प्लीज एज्यूम 2.5 लाख। सो अप टू 2.5 लाख कितना टैक्स आएगा? 0। 2.5 लाख टू 4 लाख ऑन डिफरेंस 10%। बोलो कितना आएगा? 15,000। बराबर है ना? हाँ। नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिबेट हमेशा सेस के पहले माइनस करना है, बाद में नहीं। हर एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। रिबेट हमेशा सेस के पहले। सो लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A एंड एज पर फाइनेंस एक्ट 2016 जो अमेंडमेंट हुआ है। बोलो कितना रिबेट मिलेगा? हाँ, पहले टू अभी कितना मिलेगा? 5,000 और 15,000, विच एवर इज लेस। 5,000 आ गया 10,000 एड 3% सेस में कोई बदलाव नहीं है। 300 टोटल फाइनल टैक्स लायबिलिटी 10,300। समझ में आ गया? सो इंस्टेड ऑफ 2,000 अभी आपको कितना लेना है? 5,000। बस लिख के रखो एक एग्जाम्पल। तो जहाँ जहाँ पैसे न्यूमेरिकल्स में अमेंडमेंट है उसका हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए उसको टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं। खाली थ्योरी पढ़ के कुछ मतलब नहीं अमेंडमेंट्स में, वो आपको समझ में आना चाहिए कैसे अप्लाई करना है। हो गया? दैट्स इट। सो फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। सो एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में 4 अमेंडमेंट्स हुए हैं। पहला बोलो, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलेगा, कौन से इंस्टीट्यूशन को? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है, उसको इनकम
नहीं माना जाएगा। दूसरा अमेंडमेंट, सरचार्ज 4 लोगों के लिए 12 का 15। तीसरा, डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट कितना है 29%, अगर टर्नओवर 14-15 का 5 करोड़ या उससे कम हो। एंड लास्ट अमेंडमेंट 87A का रिबेट 2000 का कितना हुआ है। रिबेट के लिए टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या है, GTI माइनस 80C टू 80U। इसमें एग्जेम्प्ट इनकम, तो एग्री इनकम को कंसिडर, क्योंकि इनकम ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, उसमें टैक्स प्लान की जरूरत है क्या, नहीं है। एम आई क्लियर? गुड। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट चैप्टर, रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 6(3) में अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज कंपनी। रेसिडेंशियल स्टेटस किसका अमेंड हुआ है, कंपनी। बाकी इंडिविजुअल एचएफ जो आपने पढ़ा है वो सेम है, तो चेंज कहाँ पे हुआ है, सेक्शन 6(3) किसका है, कंपनी का है। अच्छा, अभी पहले अमेंडमेंट के पहले का अपन एक बार रिवाइज करते हैं ताकि अमेंडमेंट अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ कंपनी में 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है इंडियन कंपनी, दूसरा होता है फॉरेन कंपनी। अभी तक जो हमने पढ़ा है एज पर फाइनेंस एक्ट 2015, इंडियन कंपनीज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया, इंडियन कंपनी ऑलवेज। फॉरेन कंपनी के लिए 2015 में अमेंडमेंट हुआ था, इंस्टेड ऑफ प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वहाँ पे आ गया था पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये 2015 का अमेंडमेंट है, वो याद रहेगा तो ही ये समझ में आएगा, इसलिए मैं पहले वो पूरा रिवाइज करके दे रहा हूँ। खाली ऐसे अमेंडमेंट्स पढ़ के आपको समझ में नहीं आएंगे, लिंकिंग होना जरूरी है, तो पहले अपन वो रिवाइज करते हैं। सो 2015 में जो अमेंडमेंट आया था प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो क्या था पहले बताता हूँ। बेसिकली वो अमेंडमेंट क्या था, फॉरेन कंपनी के लिए। किसके लिए क्या था, तो उस अमेंडमेंट की वजह से फॉरेन कंपनी 2 केस में इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा। पहला, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पूरा इंडिया में है या फिर पार्टली इंडिया में है, ये अमेंडमेंट होता पार्टली। उसके पहले फुल्ली था ही रेसिडेंट मानते थे, पार्टली को भी क्या मानते थे, नॉन रेसिडेंट। 2015 के पहले, मतलब इफ़ यू रीड 2014, उसमें फॉरेन कंपनी एक ही केस में रेसिडेंट मानी जाती थी, कब, फुल्ली इंडिया में। 2015 में चेंज किया, 2015 में क्या बोला कि नहीं, फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर थोड़े दिन के लिए भी इंडिया में है तो भी उसको हम क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, तो अभी बताओ फॉरेन कंपनी कौन से 2 केस में इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगी। पहला, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होल इन इंडिया और ये आपने पढ़ा है। एंड अगर पूरा इंडिया के बाहर है, पूरा इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट, ये हमने पढ़ा है। अब इसमें अमेंडमेंट सिंपल हुआ है, ये जो पोएम का कॉन्सेप्ट है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इट हैज़ बीन डिफर्ड बाय 1 ईयर, मतलब उसको पोस्टपोन कर दिया है। जो फाइनेंस एक्ट 16 में अमेंडमेंट हुआ था, तो ये 16-17 में अप्लाई नहीं होगा, ये कब अप्लाई होगा, प्रीवियस ईयर 17-18, मतलब आपको उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज इट हैज़ बीन डिफर बाय 1 ईयर ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। बस वही सिंपल थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है। सो क्या अमेंडमेंट हुआ है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट खाली किसके लिए अप्लाई होता है, फॉरेन कंपनी, इट हैज़ बीन डिफर बाय, बस खत्म, इतना ही है। अभी हम पढ़ते हैं, समझ में आ गया। हाँ, वो दिखने के लगता है बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी है, पर उसका क्रक्स पार्ट इतना ही है। चलो पढ़ते हैं अभी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोएम बेस रूल, देखो पोएम बेस किसके लगता है, लिखो ऊपर, फॉरेन कंपनी, FC, FC मतलब फॉरेन कंपनी। हाँ, certain issues relating to their applicability of current provision of the act to company which is incorporated outside India has not been earlier assessed to tax in India have arisen। देखो मैंने जस्टिफिकेशन दिया है कि ऐसा क्यों किया, ड्यू टू पोएम कॉन्सेप्ट, जो कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में एसेस हो रही है, बिकॉज वो रेसिडेंट बन गई, तो इनकम टैक्स के सर्टन प्रोविजन उनके लिए अप्लाई करना मुश्किल हो गए। कौन से प्रोविजन सर, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स उस साल में देना पड़ता है, TDS याद है क्या आपको, तो सेट ऑफ, तो ये फर्स्ट टाइम कंपनी इंडिया में एसेस हो रही है, तो इन कंपनी को ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा है फर्स्ट ईयर ही, इसलिए उनको क्या कर दिया है, यस। तो वाई इट हैज़ बीन डिफर बाय 1 ईयर, क्योंकि जो कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में एसेस हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट के जो भी कंप्लायंस है उनको करना उनके लिए क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, ये समझ के उन्होंने क्या किया है, 1 साल से इसको क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, बाकी कुछ नहीं। सो इट इज़ डन प्योरली फॉर कन्वीनियंस पर्पज, only for which purpose, convenience। in particular issues related to applicability of specific provision of the act।
देखो कौन से प्रोविजन, रेटिंग टू एडवांस टैक्स पेमेंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सेटअप कैरी फॉरवर्ड, मैनर एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग जो हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो इनके लिए इशू अराइज होने लगे, क्लियरली प्रोविजन अप्लाई करना उनके लिए मुश्किल जाने लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में एसेस हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट के एडवांस टैक्स के रूल, टीडीएस के रूल, जीटीआई कैलकुलेशन के रूल, ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स एक साथ उनको अप्लाई करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। इसलिए उनको क्या बोला कि हमने क्या करेंगे, पोएम का जो कॉन्सेप्ट है 1 साल से क्या करेंगे, डिफर करेंगे। These provisions have compliance requirement, देखो compliance requirement, which would have not been undertaken by company at relevant time due to absence of any such requirement under the tax law of country of incorporation of such company। मतलब ये जो कंपनी बाहर की है उन्होंने सब कभी किया नहीं, क्योंकि उनके कंट्री में ये रूल नहीं रहेंगे एडवांस टैक्स टीडीएस, या रहेंगे तो भी अलग मैनर में रहेंगे। एंड सडनली इंडिया में आके वो एसेस होते हैं एंड इतने सारे कंप्लायंस करना उनके लिए क्या जा रहा था, मुश्किल जा रहा था। बस दिस इज द सिंपल प्रोविजन। सिमिलरली इशू ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी अराइज हो गया था कि डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करना है। इसलिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्लैरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ implementation of poem based rule of residence and also address concern of stakeholder, it is proposed to, इतना हाईलाइट करना है, differ the applicability of poem based residence test by 1 year and determination of resident based on poem shall be applicable from 1/4/17। तो ये प्रीवियस ईयर 17-18 के लिए अप्लाई होगा, आप लोगों के लिए अप्लाई, मतलब इस एग्जाम में आपको पोएम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड आ गया तो क्या आएगा, अगर जिनका एमसीक्यू पैटर्न है कि पोएम बेस्ड कॉन्सेप्ट हैज बीन डिफर बाय 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, खत्म हो गया, इतना ही है। चलो अब इसका एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, देखो ABC INC अ स्वीडिश कंपनी, हेडक्वार्टर कुछ तो भी दिया है, हाँ स्टॉकहोम, नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिश इन इंडिया, हैज सेट अप लाइसेंस ऑफिस इन मुंबई। देखो स्वीडिश कंपनी है, लाइसेंस मतलब कंप्लायंस ऑफिस, लाइसेंस करना मतलब क्या, कंप्लायंस करना। उन्होंने मुंबई में सेटअप किया इन अप्रैल 16, प्रीवियस ईयर 16-17 में, इन कंप्लायंस विद द RBI गाइडलाइंस टू लुक आफ्टर इट्स डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया। हाँ RBI के गाइडलाइन थे कि इंडिया में आपका एक ऑफिस होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इंडिया में लाइसेंस ऑफिस खोल दिया। लाइसेंस ऑफिस क्या करता है, कंप्लायंस, प्लीज रिमेंबर, ओके। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन इंडिया एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट एंड एक्सप्लोर फर्दर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। The liaison office takes decision relating to day-to-day routine operation and perform support function that are preparatory and auxiliary in nature। तो ये liaison office इंडिया में क्या करता है, रूटीन फंक्शन परफॉर्म करता है और सपोर्ट फंक्शन भी क्या करता है, परफॉर्म करता है। The significant management and commercial decision are however in substance made by board of director at Sweden। ओके तो यहाँ पे इशू अराइज हो गया कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे मानेंगे, इंडिया में मानेंगे या स्वीडन, क्योंकि मेन ऑफिस तो स्वीडन में है, इंडिया में खाली लाइजन ऑफिस है। ओके डिटरमाइन द रेजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ ABC INC फॉर 17-18। ABC INC मतलब कौन सा कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। देखो अभी क्या दिया मैंने, Section 6(3) has been substituted by Finance Act 2016 to provide that a company would be resident in India in previous year if it's an Indian company and its place of effective management in that area is in India. In this case, ABC INC is a foreign company, therefore it would be resident in India for previous year 16-17 only if place of effective management in that area is in India। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फॉरेन कंपनी 2 ही केस में रेसिडेंट मान जाती है। बोलो पहला केस, पोएम फुल्ली इन इंडिया और पार्टली, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो अभी क्या है ना, व्हाट इज एग्जैक्टली पोएम, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आएगा कि वो उसको इंडिया में रेसिडेंट मानना या नहीं मानना है। क्योंकि इंडिया में क्या है, लाइसेंस ऑफिस है और मेन डिसीजन कहाँ पे ले जाते हैं, स्वीडन। देखो अभी एक्सप्लेनेशन टू 6(3) डिफाइंस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट टू मीन्स, अभी ये है मीनिंग ऑफ पोएम, अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल decision that are necessary to for the conduct of business of an entity are as whole in substance made। तो पोएम किसको माना जाता है, जहाँ पे मेन डिसीजन लिए जाते हैं। तो बताओ मुंबई में डिसीजन मेकिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, एंड मेन डिसीजन कहाँ पे लिए जाते हैं, तो क्या मानेंगे, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, सिंपल। ओके in case of ABC INC its place of effective management for PY 16-17 is not in India since the significant management
and commercial decision that are in substance made by board of director outside India in Sweden, इसलिए इस कंपनी को क्या मानेंगे हम? नॉन रेसिडेंट मानेंगे. ठीक है, तो एक जस्ट एग्जाम्पल था, वही दिया है. तो ये देखो, देयरफॉर पढ़ लो बाद में, क्या हो गया? फॉरेन कंपनी. ठीक है, सो जो हमने पढ़ा इसमें आपको अभी एक ही पॉइंट ध्यान रखना है. बोलो क्या ध्यान में रखना है? पोएम कॉन्सेप्ट हैज बीन डिफर बाय बिकॉज ऑफ सर्टन प्रोविजंस जो मैंने बता दिया. एडवांस टैक्स, टीडीएस, डेप्रिसिएशन, उसका कंप्लायंस फर्स्ट ईयर ही करना उनको दिक्कत जा रहा था, तो एक साल से डिफर किया है. एंड फिर अगले साल क्या करना है, उसके गाइडलाइंस गवर्नमेंट देने वाली है. गवर्नमेंट क्या बोला, हम उसके गाइडलाइंस देंगे क्या करना है, क्योंकि अगले साल भी प्रॉब्लम आने वाला है ही, तो बोलेंगे हमने उसके गाइडलाइंस अलग से देने वाले हैं. सो जब देंगे तो हम पढ़ेंगे, आपके लिए तो अभी अप्लाई नहीं है. तो जिनका जून 18 है उनके लिए बताऊंगा हमें क्या करना है. आपके लिए इतना ही पता रखना है कि वो आपके लिए एप्लीकेबल. ग्रेट. दूसरा अमेंडमेंट, अभी हमने सेक्शन 9 पढ़ा था, 7 and 9. अच्छा, इसको मैं थोड़ा पहले आपको रिवीजन करके देता हूँ. दो तरह के इनकम हमने देखे थे रेसिडेंट स्टेटस में. एक होता है इंडियन इनकम, दूसरा होता है फॉरेन इनकम. व्हाट इज फॉरेन इनकम? विच इज ड्यू आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड. व्हाट इज इंडियन इनकम? आइदर ड्यू और रिसीव्ड, दोनों में से एक इंडिया में हो रहा है तो इंडियन इनकम. उसमें और एक ऐड हुआ था, अगर कोई याद है तो, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू रिसीव इन इंडिया. सो ये डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया था ना, उसमें अमेंडमेंट हुआ है. कहाँ पे हुआ है? डीम टू. डीम मतलब माना जाएगा कि ये इनकम कहाँ पे ड्यू हो रहा है? इंडिया में. एंड वंस इट बिकम्स इंडियन इनकम, टैक्सेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. ये हमने पढ़ा है. तो ये अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है? डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया. हाँ, लेकिन हेडिंग क्या है? नॉट डीम टू एक्रू. मतलब ये सेक्शन 9 में ऐड करके क्या बोला है? हम इस इनकम को डीम टू एक्रू इंडिया नहीं मानेंगे, मतलब उसको इंडियन इनकम नहीं मानेंगे, ये दिया है. नॉट डीम टू एक्रू. देखो सेक्शन 9, करेक्ट. तो अभी हम क्या पढ़ रहे बताओ? सेक्शन 9. सेक्शन 9 क्या बोलता है? कौन से इनकम को हम क्या मानेंगे? डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. एंड वंस इट बिकम इंडियन इनकम, टैक्सेबल होगा. अभी उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है? ये जो इनकम है जो हम पढ़ने वाले हैं उसको डीम टू एक्रू नहीं मानना है. मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है ये, तो आपको क्या लिखना है? ये इंडियन इनकम, क्योंकि इंडिया में डीम टू एक्रू नहीं हो रहा है. समझ में आ गया? देखते क्या है. एक्टिविटी कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन SNZ स्पेशल नोटिफाइड जोन. मैं पढ़ता हूँ सब, बता दो, डोंट वरी. पहले क्या पढ़ रहे हैं तो समझ में आ गया ना? क्या पढ़ रहे हैं बताओ? ये इनकम क्या है? डीम टू एक्रू है या नहीं है? नहीं है, तो उसको इंडियन इनकम. हाँ, बराबर है ना? अभी पढ़ते हैं. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द FMC फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज टू अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ डिस्प्ले ऑफ अनकट डायमंड विदाउट एनी सॉर्टिंग और सेल नहीं करना है. इन अ स्पेशल नोटिफाइड जोन SNZ, clause 1 has been inserted in explanation 1 to section 9 to provide that in case of foreign company engage in the business of mining of diamond, फॉरेन कंपनी है, डायमंड का माइनिंग कर रही है, इंडिया में आके क्या करते हैं? वो खाली डायमंड को डिस्प्ले कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले. सेल नहीं करेंगे. सेल करेंगे तो टैक्सेबल होगा. खाली डिस्प्ले करके जा रहे हैं तो उसको हम डीम टू एक्रू इन इंडिया नहीं मानेंगे. बस इतना आपको ध्यान में रखना है. नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया to it through from the activities which are confined to display of uncut unasserted diamonds in any special economic zone notified by central government in official gazette. करेक्ट. तो ये कोई एक्टिविटी लगता है कि जो गवर्नमेंट को लगता है कि अपने इससे देश का फायदा होगा. तो ये जो लोग इंडिया में एग्जीबिशन कर रहे हैं, कौन से? फॉरेन कंपनी है, इंडिया में आके क्या कर रहे हैं? वो एग्जीबिशन कर रहे हैं. किसका एग्जीबिशन? डायमंड्स का. तो वो इनकम डीम टू एक्रू इंडिया में नहीं होगा. बस इतना आपको ध्यान रखना है. अब इसका रीजन क्या है? दिया है, एनालिसिस, लॉजिक दिया मैंने इसका कि क्यों ऐसा अमेंडमेंट हुआ. तो जहाँ जहाँ पे मेरे बुकलेट में एनालिसिस लिखा है वो आपको समझने के लिए दिया है कि ऐसा क्यों हुआ. देखो, अ स्पेशल नोटिफाइड जोन हैज़ बीन क्रिएटेड टू फैसिलिटेट शिफ्टिंग ऑफ ऑपरेशंस बाय फॉरेन माइनिंग कंपनीज टू इंडिया. गवर्नमेंट चाहते कि जो फॉरेन माइनिंग कंपनीज है वो इंडिया में आए ताकि इंडिया का डेवलपमेंट हो. बट अगर वो इंडिया में आते तो क्या होता है? डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया होगा एंड उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. फिर वो इंडिया में नहीं आएंगे.
इसलिए अमेंडमेंट हुआ है कि आप यहाँ पे आके बिजनेस करो बट डिस्प्ले करो, सेल नहीं करना है, तो वो इनकम को हम क्या मानेंगे, डीम टू एक्रू इन इंडिया नहीं मानेंगे। बस दिया इसका। एंड टू परमिट ट्रेडिंग ऑफ रफ डायमंड इंडिया बाय लीडिंग डायमंड माइनिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, तो चाहते हैं कि दुनिया भर की जितने भी माइनिंग कंपनीज हैं वो इंडिया में आके अलग अलग डायमंड को डिस्प्ले करें। द एक्टिविटी ऑफ एफएमसी मेयर डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इवन विदाउट नो एक्चुअल सेल टेकिंग प्लेस इन इंडिया मे लीड टू क्रिएशन ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इसलिए वो अमेंडमेंट किया गया। बस तो आपको इसमें क्या लर्न करना है, एनालिस्ट छोड़ दो, बस इतना ध्यान में रखना है। क्या है, फॉरेन कंपनी है, उनका बिजनेस क्या है, माइनिंग, वो इंडिया में क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले, तो उसको इनकम क्यों नहीं मानना है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है। अभी उन्होंने बोला ऐसा क्यों किया, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। सी दिस ऑल अमेंडमेंट्स आर डन फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनको लगता है कि इससे देश का भला होगा, इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट किया है। सो हमको जस्ट पढ़ के ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब ये सेक्शन 9A है, ये मैं बता दूँ थोड़ा कि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसको भी बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते हैं। और ये क्या है पहले आप सब लोग समझ लो। ये है फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनी है। क्या है, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनी है। एंड उनका खाली जो फंड मैनेजर है, अच्छा पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है सबको पता है ना, ओके। तो इसका खाली फंड मैनेजर इंडिया में है, और वो म्यूचुअल फंड कंपनी कहाँ पे, इंडिया के बाहर है। कहाँ पे, इंडिया के बाहर। और ये फंड मैनेजर जो है वो इंडिया से उनका पूरा बिजनेस क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी को इनकम मिलता है उसको डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। ऐसा सेक्शन 9A इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2015 में, और इसमें और एक अमेंडमेंट हुआ है 2016 में। तो ये पहले सेक्शन आया कब था, लास्ट ईयर आया, 2015 में अमेंडमेंट आया था। ये क्या अमेंडमेंट आता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है कहाँ पे, वो इंडिया के बाहर है, और उनका बिजनेस क्या है, इंडिया में उन्होंने क्या किया है, म्यूचुअल फंड मैनेजर अपॉइंट किया है, एंड वो क्या कर रहे हैं, उनका बिजनेस मैनेज कर रहा है। तो वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी को फ़ायदा होगा, वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी को फ़ायदा होगा उसको डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैनेजर इंडिया में, इसलिए क्या होगा, बिजनेस तो इंडिया के बाहर है, लेकिन मैनेजर को जो सैलरी मिलेगा वो तो इंडिया में, मैं उसकी बात नहीं, वो तो ऑब्वियसली इंडियन इनकम ही है। आई एम टॉकिंग ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, वो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं होगा। ऐसा कब बोला गया था, फाइनेंस एक्ट 2015। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पूरा सेक्शन दिया है, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको हो जाएगा। सो आई हैव नॉट गिवन अमेंडमेंट, मैं पूरा सेक्शन पढ़ रहा हूँ। तो जिन लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है उनका भी उसमें रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो चलो पूरा पढ़ते हैं। तो इसमें फाइनेंस एक्ट 15-16 में दोनों आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 9(1) एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, in case of an eligible investment fund, the fund management activity, वही है mutual fund, carried out through an eligible fund manager acting on behalf of such fund shall not constitute business connection in India of such fund। जो मैंने कहा था वो, तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी कहाँ पे, इंडिया के बाहर है, उनका फंड मैनेजर कहाँ पे, इंडिया में, वो पूरे इंडिया से फंड मैनेज कर रहा है। तो वो जो उनको फ़ायदा होगा उसको डीम टू एक्रू नहीं माना जाएगा। समझ में आ क्या दिया। हाँ, अभी सेकंड पॉइंट, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 6, एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड शैल नॉट बी सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन merely because the eligible fund manager undertake fund management activity on his behalf is situated in India। वही दिया है, खाली उसका फंड मैनेजर इंडिया में है, इसको वजह से उस इनकम को डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आपको? गुड, 2 पॉइंट सबको समझ में है? किसको डाउट है कोई? ठीक है, पहले पॉइंट में क्या लिखा है, वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसका इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। दूसरे पॉइंट में वही दिया है। ये डाउट क्यों अराइज हुआ था? क्योंकि उसका फंड मैनेजर कहाँ पे है, इंडिया में, इसलिए वो डाउट क्रिएट हुआ था। तो उसको भी हम क्या मानेंगे, आउटसाइड। हाँ ठीक है, लेकिन मैनेजर को जो कमीशन मिल रहा है वो सैलरी, वो तो ऑब्वियसली है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो now what is meaning of eligible fund? The eligible investment fund referred to in subsection 1 means a fund established or incorporated or registered outside India। हाँ, ये म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सा होना चाहिए, आउटसाइड। HDFC म्यूचुअल फंड नहीं, वो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ है, इनकॉर्पोरेशन। वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी कहाँ पे होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया। विच कलेक्ट फंड फ्रॉम इस मेंबर
इन्वेस्टिंग इट फॉर देयर बेनिफिट एंड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, मेंबर से पैसा क्या करती है, कलेक्ट करती है और उसको बाद में क्या करती है, इन्वेस्ट, वही दिया है। तो पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये कंपनी कौन सी होनी चाहिए, फॉरेन। नेक्स्ट देखो कंडीशन क्या है, द फंड इज नॉट ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ऑब्वियसली वो कंपनी इंडियन कंपनी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, द फंड इज रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और अ स्पेसिफाइड टेरिटरी विथ विच एन एग्रीमेंट रिफर्ड टू इन सेक्शन 91 हैज बीन अर्न इनटू और स्पेशल टेरिटरी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ। मैं बताऊँ सिंपल क्या है, हम सबने एक चैप्टर पढ़ा था डबल टैक्सेशन ऑर्डिनेंस एग्रीमेंट सेक्शन 90 एंड 91। तो दूसरा कंडीशन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का इस कंट्री के साथ क्या होना चाहिए, डबल टैक्सेशन का अवॉइडेंस एग्रीमेंट होना चाहिए। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, ये कौन सा कंट्री होगा ये कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब हर एक कंट्री के लिए प्रोविजन नहीं है, गवर्नमेंट डिफाइन करेगी कि यही कंट्री का अगर म्यूचुअल फंड इनकम है तो ही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ये पहला अमेंडमेंट हुआ है। नोटिफाइड बाय क्या लिखा है, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कौन सा कंट्री है ये कौन डिफाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। हर एक कंट्री के म्यूचुअल फंड को बेनिफिट नहीं दिया है, ये अमेंडमेंट हुआ। पहले ऐसा नहीं था, तो इस बार ये अमेंडमेंट हुआ है कि वो हर एक कंट्री को हम बेनिफिट नहीं देंगे, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और उन्हीं को हम क्या देंगे, बेनिफिट देंगे। द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट द फंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अच्छा यहाँ पे दिया बाय पर्सन रेसिडेंट इंडिया इज लेस देन इक्वल टू 5%। हाँ, अभी वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी तो इंडिया के बाहर है, उसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो लोग उसमें रेसिडेंट इन्वेस्टर है, अगर वो रेसिडेंट है तो उनका कंट्रीब्यूशन उस फंड में 5% या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एट द मोस्ट 5% होना चाहिए। जो इंडिया में रेसिडेंट है, बाहर के लोगों का कितना भी हो सकता है, जो इंडिया में रेसिडेंट है उनका उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 5%। मतलब अगर 100 करोड़ का अगर उनका पोर्टफोलियो टोटल पैसा उनके पास है, तो जो लोग इंडिया में रेसिडेंट है उनका एट द मोस्ट कितना होना चाहिए, 100 करोड़ का 5% कितना होगा, 5 करोड़। द फंड एंड इट्स एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन दैट कंट्री वेयर इट इज एस्टेब्लिश। जैसे इंडिया में है ना IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूचुअल फंड के लिए SEBI है। जैसे इंडिया में एक गवर्निंग बॉडी है टू कंट्रोल द म्यूचुअल फंड कंपनीज, वैसे उस कंट्री में क्या होना चाहिए, गवर्निंग बॉडी होना चाहिए जो म्यूचुअल फंड बिजनेस को कंट्रोल कर रही है। सिंपल। नेक्स्ट, द फंड हैज मिनिमम 25 मेंबर्स हु आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉट कनेक्टेड द पर्सन। मतलब उस फंड में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 25। वो कनेक्टेड क्या मैं बताता हूँ। एनी मेंबर ऑफ द फंड अलॉन्ग विद द कनेक्टेड पर्सन शैल नॉट हैव एनी पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन द फंड मोर देन 10%। मतलब टोटल 25 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए और किसी भी एक मेंबर का उसमें कंट्रीब्यूशन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 25, और किसी भी एक मेंबर का कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा कि उसका लॉजिक सुन लो। इसका लॉजिक ये है, सी मैंने प्रोविज़न पढ़ा है और मेरे को समझ में आ गया है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया के बाहर बनाता हूँ तो वो इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, तो मैं ही वहाँ पे जाके मेरे फैमिली को लेके म्यूचुअल फंड कंपनी बना दूंगा, है ना। एंड उसमें लेंगे हम मिनिमम 25 मेंबर चाहिए ना, तो हम लेंगे 30 मेंबर, उसमें से सभी मेंबर मेरे फैमिली के रहेंगे। या बाहर के भी लिए तो मेरा शेयर रहेगा 90% एंड बाकी लोगों को मैं दूंगा 10%। ये ना होने के लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाला है कि ताकि अब उसका मैनिपुलेशन ना हो, इसलिए बोला किसी भी एक मेंबर का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन 10 से ज़्यादा नहीं होगा। नहीं तो आप आपके फैमिली का ही बना दोगे पूरा म्यूचुअल फंड। मेंबर है 30, उन 29 लोगों का शेयर 2% और आपका 98%। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उन्होंने ऐसा कंडीशन डाला है कि एक मेंबर का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफ 10 और लेस मेंबर अलॉन्ग विद देयर कनेक्टेड पर्सन शैल बी लेस देन, हाँ अभी देखो ये क्या है, टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 25, उसमें से एक भी मेंबर का शेयर 10% से ज़्यादा एंड टोटल 10 मेंबर का शेयर भी 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी रिस्ट्रिक्शन है एंड टोटल पे भी रिस्ट्रिक्शन है। तो 25 में से किसी भी एक का क्या नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड किसी भी टोटल जो 10 मेंबर्स है ना, कोई भी 10 नंबर का शेयर कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए, 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। द फंड शैल नॉट इन्वेस्ट मोर
मोर देन 20% ऑफ कॉर्पस ऑफ एनी एंटिटी, मतलब क्या, देखो अभी वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगी, इंडिया में कोई अच्छी कंपनी तो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, तो इंडिया में उनका इन्वेस्टमेंट, इंडिया में जो एंटिटी है कोई भी कंपनी, उसमें उनका इन्वेस्टमेंट 20% से ऊपर, देखो कितने सारे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए। म्यूचुअल फंड कंपनी कंप्लेस करते करते पागल हो जाएगा, इंडिया में आएगा नहीं डर के मारे, वो कितने रिस्ट्रिक्शन है। तो उनका इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितना नहीं होना चाहिए किसी कंपनी में, 20% से। द फंड शैल नॉट मेक एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंटिटी, द मंथली एवरेज कॉर्पस ऑफ द फंड शैल बी लेस देन इक्वल टू 100 करोड़। ये छोड़ दो, आपके लिए कुछ काम का नहीं है। बस अभी और एक अमेंडमेंट है, पढ़ता हूँ, प्रोवाइड दैट, ये भी मत पढ़ो। पॉइंट नंबर आई, द फंड शैल नॉट कैरी ऑन कंट्रोल मैनेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनी बिजनेस इन इंडिया। हाँ, सी फंड का म्यूचुअल फंड मैनेजर इंडिया में है, फंड ने कोई इंडिया में बिजनेस नहीं करना है, उसको कोई भी कनेक्टेड बिजनेस इंडिया में एक ही एक्टिविटी होगा। क्या होगा एक एक्टिविटी? वो जो मैनेजर है वो क्या करेगा, म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करेगा, बाकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा। एंड और एक अमेंडमेंट हुआ है, द फंड शैल नॉट कैरी ऑन और कंट्रोल मैनेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी बिजनेस इन इंडिया। पहले था फ्रॉम इंडिया, अब इसको हटा दिया गया है, करेक्ट ना? मतलब कोई बिजनेस इंडिया में मैनेज नहीं करना है और पहले इंडिया से मैनेज दोनों नहीं करना है। फ्रॉम इंडिया मीन्स व्हाट? हाँ, उसको अभी हटा दिया है। तो बिजनेस कहाँ से मैनेज नहीं करना है? इंडिया से मैनेज नहीं करना है। बाहर से किया तो चलेगा, बट इंडिया से नहीं करना है, ऐसा दिया। बस ये दो ही अमेंडमेंट हुआ है, एकदम स्मॉल अमेंडमेंट्स है। तो क्या है, एक बार 9A में आपको बता देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सो 9A क्या हुआ है बताओ? 9A 2015 में ऐड हुआ। एंड क्या था 9A? म्यूचुअल फंड कंपनी। बोलो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? आउटसाइड इंडिया। उसका फंड मैनेजर कहाँ पे? इंडिया में। तो उस इनकम को डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, सब्जेक्ट टू सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। एंड उसमें दो अमेंडमेंट्स हुए। क्या अमेंडमेंट्स हुए? वो जिस कंट्री को ये अलाउ किया गया है, ये गवर्नमेंट क्या करेगा, अभी नोटिफाई करेगा कि कौन से कंट्री के म्यूचुअल फंड को हम अलाउ कर रहे हैं। एंड दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ है? उनका कोई बिजनेस इंडिया में नहीं होना चाहिए। और क्या अमेंडमेंट हुआ है? कोई बिजनेस इंडिया से मैनेज नहीं होना चाहिए। पहले क्या था? फ्रॉम इंडिया मतलब क्या, यहाँ से बाहर का बिजनेस कर सकते थे, उसको अभी क्या कर दिया, हटा दिया है, करेक्ट ना? उसको अभी क्या कर दिया, हटा दिया। बस आगे का आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, उसको कट कर दो, आपको कुछ काम का नहीं है, इसको कट कर दो। ये बहुत सारे थ्योरेटिकल कंडीशंस है, तो आपको बस अमेंडमेंट पे फोकस करना है। इज इज क्लियर? तो ये हो गया अपना चैप्टर 2। कौन सा था चैप्टर 2? रेसिडेंशियल स्टेटस। आगे का प्लीज़ नहीं पढ़ा तो चलने वाला, इसको आप कट कर दो, कुछ खास काम का नहीं है। और ये पुराने प्रोविजंस ही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना। चलो एक बार तो हो जाए, रिवाइज करते एक बार। बोलो चैप्टर 2 में क्या क्या अमेंडमेंट है? पहला बोलो, सेक्शन 6(3) में अमेंडमेंट हुआ है, फॉरेन कंपनी। बोलो क्या अमेंडमेंट हुआ है? पोएम को 1 साल से डिफर कर दिया है। दूसरा, कहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है? बिजनेस कनेक्शन अगर है तो उसको डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानते हैं, लेकिन अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है? नॉट डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। कौन से इनकम को डीम टू एक्रू अराइज नहीं मानेंगे? डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन इंडिया बाय विच कंपनी? फॉरेन माइनिंग कंपनी। उसको डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। ये दूसरा अमेंडमेंट। एंड तीसरा अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है? वो जो म्यूचुअल फंड के कहते हैं उसमें 2 अमेंडमेंट्स हुए, बस दैट्स इट। सो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहले 2 अमेंडमेंट से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना थोड़ा डाउटफुल है। पहले 2 कौन से? पोएम और रफ डायमंड, बस यही इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? कन्फर्म? एनी क्वेश्चन? सबको क्लियर है? चलो आगे जाते हैं। नाउ चैप्टर 3 है इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो हमने पढ़ा है सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 क्या है? ये किससे डील करता है? इनकम। तो सेक्शन 10 से जितने भी इनकम स्टार्ट होते हैं वो कहाँ पे आते हैं? एग्जेम्प्ट। तो उसमें अभी अमेंडमेंट्स हुए, पढ़ते हैं 1 बाय 1। पहला अमेंडमेंट हुआ है नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। देखो क्या है, अच्छा ये पहले रिवाइज कर देता हूँ। आप सबने पढ़ा है ATCCD, वहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम है, देखो ATCCD, हाँ उसी में अमेंडमेंट हुआ है। उसमें क्या हुआ याद है ना? अगर सैलरीड है तो आपका सैलरी का 10% प्लस कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड अदर देन सैलरीड है तो 10% ऑफ GTI। हाँ वो ATCCD में है।
तो उस पर एक अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। देखो अभी क्या है, पेमेंट फ्रॉम एनपीएस टू एम्प्लॉय ऑन द क्लोजर ऑन अकाउंट और इज ऑप्टिंग आउट ऑफ द पेंशन स्कीम शैल बी एग्जेम। अभी ये अमेंडमेंट के पहले का मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अमेंडमेंट अच्छे से समझ में आए। तो अमेंडमेंट के पहले क्या लिखा था कि एनपीएस से जो आपको पैसा मिलेगा वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। जब वो मैच्योरिटी पे आपको जो पैसा मिलेगा वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। सो फार अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द टैक्स स्टेटमेंट फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम रिफर्ड टू सेक्शन 80 CCD इज एग्जेम्प्ट टैक्सेबल। अब ये 3 है, उसको बोलते हैं ईईटी सिस्टम। क्या है ईईटी, देखो क्या है, क्या क्या एग्जेम्प्ट है देखो। द मंथली पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द पेंशन एक्यूमुलेशन आर अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर टैक्स पर्पस। याद है 80 CCD। एज ए एम्प्लॉय आप जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट कहाँ पे मिलता है, 80 CCD। ये हमने पढ़ा है कि नहीं, ओके, ये सबको पता है। चलो दूसरा, द रिटर्न जनरेटेड ऑन दिस कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। ये आप जो एनपीएस में पैसा डाल रहे हो हर साल, उस पर आपको क्या मिलेंगे, रिटर्न्स मिलेंगे। वो रिटर्न्स भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। थर्ड, अभी देखो यहाँ पे, हाउएवर द टर्मिनल बेनिफिट्स ऑन एग्जिट और सुपरएन्युएशन in the form of lump sum withdrawal are taxable in the hands of individual subscriber or his nominee in the year of receipt of such amount। ये उसको बोलते हैं EET। समझ में, EET का मतलब क्या है, आप जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो क्या है, एग्जेम्प्ट। उसके ऊपर का इंटरेस्ट क्या है, एग्जेम्प्ट। एंड मिलने वाला पैसा क्या है, टैक्सेबल। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है, उसको अभी देखो क्या हुआ है। एज पर सेक्शन 80 CCD द पेमेंट फॉर नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट on employee on account of closure or is opting out of the pension scheme is now chargeable to tax। देखो new clause 12A has been inserted in section 10 to provide that any payment from NPS trust to an employee on account of closure or opting out of the pension scheme referred to under section 80 CCD to the extent underlined it does not exceed 40% of total income, total amount payable to him at a time of closure or opting out the section shall be exempt from tax। कितना exemption होगा, पहले पूरा टैक्सेबल था, अभी कितना exempt होगा, 40%। सपोज आपका टोटल अमाउंट 1 लाख है, 1 लाख में से कितना exempt होगा, 40%, तो 60% क्या होगा। हाँ, तो जिनका MCQ पैटर्न उनको क्वेश्चन आ सकता है कि एनपीएस का पैसा कितना exempt है अभी, 40%, तो 1 लाख का 40% करो। हाँ, मतलब टैक्सेबल कितना होगा, पहले क्या था, पहले पूरा टैक्सेबल था, अभी क्या हुआ है, एग्जेम टैक्सेबल। तो कितना होगा टैक्सेबल अभी, 40%। हाउएवर सॉरी 40% एग्जेम्प्ट होगा, बचा टैक्सेबल। लेकिन लास्ट पॉइंट देखो, हाउएवर द होल अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी ऑन द डेट ऑफ द एसेट शैल बी एग्जेम्प्ट। हाँ, मतलब एसेट को खुद को मिला है तो 40% एग्जेम्प्ट, 60% टैक्सेबल। बट उसकी डेथ के वजह से अगर पैसा मिला है और किसको मिला है, फैमिली मेंबर्स, तो पूरा क्या है, एग्जेम्प्ट। पॉइंट में नोटेड बाय एवरीवन। तो एनपीएस का पैसा कौन से केस में टैक्सेबल है, बोलो, इफ इट इज रिसीव्ड बाय एसएससी, वो भी कितना एग्जेम्प्ट है, हाँ, बाकी का टैक्सेबल। एंड अगर उसकी डेथ के बाद मिलता है फैमिली मेंबर्स को तो पूरा एग्जेम्प्ट। समझ में आ गया, चलो एनी क्वेश्चन, ओके। देन दूसरा अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 10(15) में। देखो, एग्जेम्पशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015। अब ये क्या, पहले इसका मैं आपको थोड़ा लॉजिक बताता हूँ। 2015 में, ये हम कैपिटल गेन में पढ़ने वाले हैं, 2015 में गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया था, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। क्यों लॉन्च किया था, लॉजिक समझो। टू मिनिमाइज यूज ऑफ फिजिकल गोल्ड इन इंडिया। गवर्नमेंट चाहती थी कि आप फिजिकल गोल्ड कम से कम यूज़ करो, यू बाय गोल्ड इन पेपर फॉर्म, ई फॉर्म, इसलिए उसके बॉन्ड इशू किए गए थे। अब बोलेंगे इससे क्यों सर, हम हमारे पास पैसे तो हम क्यों नहीं लेंगे। सी, अगर आप गोल्ड लेते ना तो देर आर 2 इशूज़। वो गोल्ड आपने लिया तो आप लॉकर में जाकर रख देते हो, वो पैसा इकोनॉमी में फ्रीज हो जाता है। दूसरा मेन जो प्रॉब्लम है, इफ़ यू बाय मोर फिजिकल गोल्ड वील हैव टू इम्पोर्ट गोल्ड, एंड अगर हम इंपोर्ट करेंगे गोल्ड तो देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ये रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में स्कीम लाया था। ये उसका लॉजिक है जो हम कैपिटल गेन में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कैपिटल गेन में इसका बॉन्ड जब सेल करते हैं तो टैक्सेबल होगा, तो उसके रिलेटेड भी एक अमेंडमेंट है।
तो ये लॉजिक था. सो वाई दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस बताओ? टू मिनिमाइज यूज ऑफ फिजिकल इम्पोर्ट, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होता था और उतना पैसा इकोनॉमी में फ्रीज हो जाता, इसलिए उन्होंने बॉन्ड लेके आए थे. तो ठीक है, लोगों ने बॉन्ड लिए, अभी बॉन्ड पे मिलता है इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्ट टैक्सेबल गया तो लोग लेंगे क्या बॉन्ड? नहीं, इसलिए उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, बस सिंपल. ठीक है, देश का नुकसान हो रहा है, हम बॉन्ड लेने के लिए रेडी है, बट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, फिर हम गोल्ड ही लेंगे, क्योंकि गोल्ड पे तो एप्रिसिएशन तो होता है बट वो इनिशियली टैक्सेबल नहीं होता है, जब बेचेंगे तब होता है. करेक्ट ना? तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया है? एग्जेम्प्ट. एंड कैपिटल गेन में क्या पढ़ना है? सुनो, बॉन्ड इज अ कैपिटल एसेट. हाँ, तो वहाँ पे कैपिटल टैक्स को भी एग्जेम्प्ट किया है, नहीं तो आप लेते क्या बॉन्ड फिर? नहीं, तो वो पढ़ेंगे हम रिगार्डिंग बॉन्ड क्या है कैपिटल गेन में. अभी मैं बात कर रहा हूँ उसके इंटरेस्ट की. लॉजिक समझ में क्यों लाया स्कीम ये? ओके, तो इसका इंटरेस्ट क्या है? एग्जेम्प्ट है. द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर स्कीम शैल बी एग्जेम्प्ट. तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको लिखना ये एग्जेम्प्ट है. एंड कैपिटल गेन में क्या होगा हम पढ़ेंगे, बिकॉज रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड इज अ कैपिटल एसेट एंड व्हेन यू सेल कैपिटल एसेट इट विल बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स, जो हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट, अच्छा वही 2 बार हुआ है, ये सेम ही है वो. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ ये खाली पढ़ना है, ये आपके लिए अभी काम का नहीं है, बस जिनका पैटर्न एमसीक्यू के उनके पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ. डिविडेंड अंडर सेक्शन 115O, जहाँ पे हम डीडीडी पे करते हैं, और इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इज एग्जेम्प्ट. अभी आपको ये फाइनल में है स्पेशल पर्पस व्हीकल वगैरह, तो अभी रिलेवेंट नहीं है, तो अभी इसको हमको नहीं पढ़ना है. खाली इतना आपको ध्यान में रखना है. क्या ध्यान में रखना है? कि जो बिजनेस ट्रस्ट बना है फॉर स्पेशल पर्पस व्हीकल, याद है ना आपको? एनपीएस के हाँ वही, आपको शायद ये फाइनल में, इसलिए हम डिस्कशन नहीं करेंगे. तो इनको जो मिलने वाला डिविडेंड है वो क्या है? एग्जेम्प्ट. बस इतना ध्यान में रखो, कट कर दो, मत पढ़ो, ये फाइनल का रिक्वायरमेंट है, अभी इस लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कट कर दो अब इसको. नेक्स्ट. नाउ अभी आता है सुपर अमेंडमेंट. स्टार करो, कंफर्म क्वेश्चन इन एग्जाम. डिविडेंड सेक्शन 1034. चलो पहले अपन रिवाइज करते हैं. हमको डिविडेंड 2 कंपनी से मिल सकता है, बोलो. फॉरेन कंपनी एंड डोमेस्टिक. डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, फॉरेन कंपनी से मिलने वाला टैक्सेबल. एवरीवन एग्रीज? रीजन, इंडियन कंपनी पे करती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसलिए वो एग्जेम्प्ट है. फॉरेन कंपनी के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल, इसलिए वो टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. इतना हमने पढ़ा था. एनी क्वेश्चन? ये हो गया रिवीजन. अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है? इस साल से आपको जो डोमेस्टिक कंपनी है, आई रिपीट डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा वो टैक्सेबल होगा. लॉजिक बता दो उसका, मैं लॉजिक है. ओके, बट पहले बुरी घटना बता दी आपको कि टैक्स फॉरेन कंपनी के लिए नहीं, वो ऑलरेडी अपन टैक्स दे ही रहते हैं, है ना. फॉरेन कंपनी का ऑलरेडी अपने हाथ में टैक्सेबल था. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डोमेस्टिक कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा. क्यों होगा, कैसे होगा, पूरा पढ़ते हैं अभी. देखो, एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड अदर देन डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई लिखो वहाँ पे. क्लॉज ई आते हैं ना, डीम डिविडेंड, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर के हाथ में ही क्या है? टैक्सेबल है. हाँ. पेड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय विच कंपनी? डोमेस्टिक. तो फॉरेन कंपनी के लिए ये प्रोविजन नहीं है, उस पर तो ऑलरेडी हम ही टैक्स देते हैं. डोमेस्टिक कंपनी का जो पहले एग्जेम्प्ट था उस पर हम क्या करेंगे इस साल से? पहले पढ़ते हैं प्रोविजन, फिर इसका लॉजिक बताता हूँ. अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2016. Exemption under section 1034 shall not apply to dividend chargeable to tax under 115 BBDA. ये नया सेक्शन ऐड किया गया है जो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ने वाले हैं. लिखा है मैंने, रिफर इनकम फ्रॉम अदर, क्योंकि डिविडेंड कहाँ पे टैक्सेबल है तो वहाँ पे मैंने डिटेल में दिया है, तो उसको हम और एक बार पूरा पढ़ेंगे. तो यही सेक्शन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि इस साल से डिविडेंड इनकम पे आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा. 1034 में नहीं लिखा है क्योंकि सेक्शन 10 डील्स विथ विच इनकम? एग्जेम्प्ट इनकम. तो उसको वहाँ से निकाल के कहाँ पे डाल दिया है? 115 में डाल दिया है. नया सेक्शन ऐड किया है. ये अमेंडमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं इंसर्टेड. देखिए, रिफर चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो हम बाद में रिफर करेंगे.
income by way of dividend referred to in 115 BPD is not exempt. मतलब टैक्स हुआ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, टैक्स हुआ मतलब टैक्स, नया नाम निकला है टैक्स हुआ। नाउ एनालिसिस, देखो एनालिसिस क्या है। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ क्लॉज 34 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, डिविडेंड विच सफर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 1150 इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ये आप सबको पता ही है। एट प्रेजेंट क्या प्रोविजन है? डोमेस्टिक कंपनी क्या पे करती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसलिए जब हमको मिलता है तो क्या है? वो एग्जेम्प्ट है, वही लिखा है यहाँ पे। अंडर सेक्शन 150 डिविडेंड टैक्स ओनली एट द रेट 15% एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर है, सबने पढ़ा है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना है? 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, टोटल 17.304, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। दिस क्रिएट वर्टिकल इनइक्विटी अमंग्स द टैक्स पेयर एज दोज हु हैव हाई डिविडेंड इनकम आर सब्जेक्ट टू टैक्स ओनली एट 15%, whereas such income in their hands would have been chargeable tax at the rate of 30%। नहीं समझा ना? ध्यान दो। हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि इस साल से जिसको डिविडेंड कितना मिलेगा? मोर देन 10 लाख, उसके लिए क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा। किसके लिए टैक्सेबल होगा? मोर देन 10 लाख। ओके, अब एक काम करते हैं। अच्छा, ये 10 लाख कहाँ से पहले बताता हूँ। एक काम करो, आप आ जाओ सब लोग अदर सोर्स में, पूरा प्रोविजन अब हम पढ़ लेते हैं, मतलब आपको इजी होगा। ओके, पेज नंबर 33 आई थिंक, बराबर है? 37। ओके, चलो पढ़ लेते। देखो, ये पहले सेक्शन पढ़ते हैं। टैक्स ऑन डिविडेंड इन सर्टन सिचुएशन 115 BBDAA एप्लीकेबल किसके लिए? इंडिविजुअल, HUF फर्म, रेसिडेंट इन इंडिया। तो हमारे लिए इस साल से एप्लीकेबल है कब? Any income in aggregate underline exceeding 10 lakh by way of dividend declared, distributed और paid by domestic company। मतलब ये जो डिविडेंड है इस साल से सबके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। जिनको डिविडेंड 10 लाख से ज़्यादा मिलेगा उन्हीं के लिए टैक्सेबल होगा। सो अगर आप गरीब शेयर होल्डर हो तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप अमीर शेयर होल्डर हो वेर यू आर गेटिंग डिविडेंड ऑफ मोर देन 10 लाख एवरी ईयर तो टैक्सेबल होगा। अभी लॉजिक समझो क्या है। एज्यूम करो आप सबको 18 लाख रुपए डिविडेंड मिल रहा है हर साल का। कितना मिल रहा है? 18 लैक्स। इसके पहले क्या होता था? उस पर कंपनी 15% टैक्स देती थी और आपके हाथ में क्या होता था? वो एग्जेप्ट ना। एज्यूम करो अगर वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल होता था तो ये 10 लाख के ऊपर का जो 8 लाख है उस पर आप कितना टैक्स देते थे? 30% देते थे, वेयर एज योर कंपनी इज पेइंग ओनली 15%। सो इनडायरेक्टली आपका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका फ़ायदा? हाँ, तो इससे गवर्नमेंट खुश नहीं है। इसलिए बोला है कि 10% टैक्स भरो आप, क्योंकि आपका फ़ायदा और हमको जलन हो रही है। वी आर नॉट हैप्पी दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ 10%, बिकॉज कंपनी टैक्स दे रही है। कितना दे रही है? 15। एज्यूम करो अगर पूरा इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होता तो ऑन 18 लैक्स आप कितना देते? 10 लाख के ऊपर 30% देते कि नहीं? हाँ, वही तो उनका कहना है। इसलिए 10 लाख का लिमिट डाला है। सर 10 लाख की क्यों लिमिट समझ में है? क्योंकि 10 के ऊपर अपने लिए स्लैब रेट कितना चालू होता है? 30%। एंड वो इनकम कितने में टैक्सेबल हो रहा है? 15। उसमें से सरचार्ज लग के लगभग 20% तक जाता है वो। तो इन जनरल आप कितना सेव कर रहे हैं? वही 10% यहाँ पे लगाने को बोला है। ये उसका लॉजिक हुआ है। समझ में आ गया क्या लॉजिक क्या है? सबको लॉजिक समझ में आ गया? हाँ, देखो पढ़ते हैं। अच्छा, और एक एग्रीगेट का मतलब क्या है? एग्रीगेट मतलब ईच कंपनी 10 लाख नहीं, इतना बड़े अपन शेयर होल्डर नहीं है ना। आपके 6-7 कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, उनसे जो डिविडेंड मिलेगा इन टोटल
10 लाख के ऊपर इन टोटल. हाँ, दैट्स वाई वर्ड एग्रीगेट. एंड रिसीव फ्रॉम विच कंपनी? डोमेस्टिक. फॉरेन को ऑलरेडी अपन टैक्स दे ही रहे. देखो कितना रेट ऑफ टैक्स है, 10% ऑन इनकम इन एग्रीगेट बाय वे ऑफ सच डिविडेंड. जिनका MCQ इंपॉर्टेंट है फॉर जून 17 कि व्हाट इज द टैक्स रेट? 10%. नोट दिस इज इन एडिशन टू टैक्स पेबल ऑन अदर इनकम. मतलब बाकी का इनकम, सपोज मेरा अदर आपका सैलरी इनकम 15 लाख है. सैलरी इनकम कितना है? 15 लाख. तो उस पर आप कितना दोगे? आपको पता है 10%, 20% एंड 30, वो तो देना ही है. ये 18 लाख पे जो ऊपर का 8 लाख मिला है ना, उस पर कितना देना है आपको? 10%. तो ये रेट स्पेशल रेट है. व्हाट इज द रेट? 10%. बाकी का तो देना ही, प्लस ये भी देना है. नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस और सेट ऑफ लॉसेज शैल बी अलाउड टू SSE अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन कॉम्प्यूटिंग टोटल इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड. इस डिविडेंड के अगेंस्ट कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा. अब हम करते हैं ना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ. हाँ, इसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं करना है. देन ये डिविडेंड अर्न करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है, क्या किया है? खर्चा किया है, तो उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, डायरेक्टली टैक्सेबल होगा. बट कब होगा टैक्सेबल? इफ अमाउंट एक्सीड 10 लाख. एक्सीड बोला है दोस्तों, एक्सीड का मतलब 10 लाख के ऊपर. एग्जैक्टली 10 है तो टैक्सेबल नहीं होगा. जिनका MCQ पैटर्न, ये पॉइंट अच्छे से पढ़ना है. मैंने वर्डिंग क्या बोला है? एक्सीड. ऐसा बोला है क्या? 10 लाख और मोर नहीं. फिर हाँ, तो 10 लाख है तो बोलो नहीं. 10 लाख 12,000 रुपये है तो हाँ, कितने पे देना है? ऊपर के अमाउंट पे. तो इफ यू रिसीव 18 लाख इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज 10 लाख पे तो ऑलरेडी कंपनी टैक्स दे रही है. ऊपर का जो 8 लाख है ना, उस पर आपको 10% देना है. कितना आएगा? 80,000 आएगा. फिर बस इतना अमेंडमेंट हुआ है. एंड इसमें क्लॉज ई का डिविडेंड इंक्लूड नहीं है. कौन सा? सेक्शन 2 क्लॉज ई. क्लॉज ई क्या है? डीम डिविडेंड. वो उसमें कवर्ड नहीं है क्योंकि वो अगेन वो भी ऑलरेडी अपने हाथ में पूरा ही टैक्सेबल है, इसलिए वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है. क्लियर है क्या? कंफर्म? चलो एक बार रिवाइज करते हैं. बोलो 1034 में क्या अमेंडमेंट हुआ है? 1034 पहले डील किससे करता है? डिविडेंड फ्रॉम विच कंपनी? इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज फुल्ली एग्जेम्प्ट. बट इस साल से क्या बोला है? टैक्सेबल. इफ यू रिसीव अबाउ, इज इट पर कंपनी और एग्रीगेट? पूरा मिला के अगर 10 लाख के ऊपर है तो ऊपर किस पे? 10%. लॉजिक समझ में आ गया कि अगर आप खुद टैक्स देते तो यू वुड हैव पे टैक्स एट 30%. तो आपका इनडायरेक्टली सेव हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो आप खुश है, गवर्नमेंट खुश नहीं है. लगा दो 10%, इसलिए आपको टैक्स देने को बोला है. सोच सकते कितनी इनकी सोच खराब है. कहाँ पे सोच रहे, बस कहाँ पे तुमको पकड़ा जाए. शायद एक डिपार्टमेंट ही बना के रखा है, शायद ऐसा लग रहा है कि देखो इनका फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है, पकड़ के टैक्स लगा दो. चलो आ जाओ 1034 में. एक आधे घंटे में आपको ब्रेक दे देता हूँ. और 2 चैप्टर का करते हैं. सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है एंड देन आई विल गिव यू ब्रेक. पहले ये पढ़ लेते एक बार. चलो ध्यान दो. अभी देखो एग्जाम्पल है, आपको आंसर देना है सबको. और डोमेस्टिक कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 170 lakhs फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16. अच्छा, ये मैंने पर्पसफुली 15-16 लिखा है. देखो डिविडेंड कौन से साल का डिक्लेयर हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टैक्सेबिलिटी इस साल से है. उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि 16-17 का डिविडेंड टैक्सेबल होगा. व्हाट इज मेंशन? जो डिविडेंड आपको 16-17 में मिलेगा एंड जिसका अमाउंट 10 लाख के ऊपर है, कंपनी कौन से साल का डिक्लेयर करती है डजेंट मैटर. इसलिए मैंने पर्पसफुली 15-16 लिखा है. ये 15-16 के प्रॉफिट का डिविडेंड कंपनी ने आपको इस साल दिया है. सो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? कंपनी कौन साल का डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं. क्या इंपॉर्टेंट है? 16-17 मिला है क्या? यस. इज दिस अबव मोर देन 10 लाख? यस. बोलो 10% टैक्स. रिसीव्ड बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि विच बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर 16-17. रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सेम ऑन 10 जुलाई 16. बोलो 10 जुलाई 16 कौन से प्रीवियस ईयर में मिला है? 16-17. Mr. X holding 10% shares in A Limited received dividend of 17 lakhs in July 16. Mr. Y holding 5% shares in A Limited received dividend of 8.5 lakhs. Discuss the applicability in the hands of Mr. X and Y. बोलो कौन आंसर देगा? Y के लिए होगा क्या टैक्सेबल? क्यों नहीं होगा? बिलो 10 लाख. X के लिए होगा कितना? What is the tax rate?
70,000 आएगा प्लस एजुकेशन सेस, वो तो आता ही है. सेस सरचार्ज एज इट इज, ये खाली टैक्स रेट है. ठीक है, समझ में आ गया. चलो तो सोल्यूशन अब बाद में पढ़ लो, वही दिया है. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ऑफ ट्रस्ट टू इन्वेस्टर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है. ये फाइनली इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पढ़ना है. नाउ अभी 1038 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें अमेंडमेंट हुआ है. पहले अपन रिवाइज करते हैं. ये है सेक्शन 1038 है कैपिटल गेन में, मतलब शेयर्स के लिए. याद है, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड अगर हम उस पर क्या पे करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं. एंड अगर वो लॉन्ग टर्म है तो वो क्या है, पूरा एग्जेम्प्ट है. बराबर है, उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है. तो बिफोर अमेंडमेंट क्या था प्रोविजन, क्या है सेक्शन 1038 बताऊँ. शेयर्स और म्यूचुअल फंड, शेयर्स कौन से लिस्टेड, ओके, जो लिस्टेड शेयर्स है. म्यूचुअल फंड है जो लॉन्ग टर्म है. शेयर्स के लिए लॉन्ग टर्म कितना होता है, मोर देन 12 मंथ्स. म्यूचुअल फंड 3 years, करेक्ट ना. तो इफ़ यू सेल इट आफ्टर 1 year, क्या म्यूचुअल फंड के लिए 12 महीने ही है, कितना है, सबके लिए 12 months है. शेयर्स म्यूचुअल फंड के लिए कितना है, क्या 3 years है. हाँ, तो जो लॉन्ग टर्म शेयर्स है उसके लिए हमने क्या पढ़ा था अभी तक, अगर एसटीटी पे होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है. अभी देखो उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है. देखो, लॉन्ग टर्म गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, इनकम शुड बी फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मतलब म्यूचुअल फंड. ये तो हमने पहले ही पढ़ा था. अच्छा, ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या है, ये भी आपको मैंने कहा था. जिस म्यूचुअल फंड का 65% फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, किस में इन्वेस्ट होता है, उसको बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड. सो एवरी म्यूचुअल फंड इसमें नहीं आता है. आपने जिस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है उस स्कीम में से शेयर मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए, 65%, उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड. ठीक है. X is holding 10% shares and we are substituted dividend on 17 lakh. तो वो 30% पे क्यों नहीं taxable होगा? वो डीम्ड डिविडेंड क्यों नहीं माना जाएगा? Because वो डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट अनलिस्टेड कंपनी के लिए एंड क्लोजली होल्ड है. यहाँ पे ऐसे कुछ बोला नहीं कि वो कंपनी क्लोजली हेल्ड है. डीम्ड डिविडेंड जो तुम बोल रहे हो वो क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है ना. तो यहाँ पे मेंशन नहीं कि वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है एंड उसके लिए अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा है ये कॉन्सेप्ट ई वाले जो क्लॉज है उसके लिए अप्लाई होता ही नहीं है. तो मैंने जो एग्जांपल दिया वो ऑब्वियसली अदर देन ई है. ओके, नाउ अ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. अभी देखो क्या अमेंडमेंट हुआ है. एग्जेम्पशन शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स और बिजनेस ट्रस्ट विच वर एक्वायर्ड इन द कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर रिफर्ड टू इन सेक्शन 47. The sale consideration should be entered into after, the sale transaction should be entered into after 1/10/2004. कुछ काम का नहीं है. पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है. The transaction should be chargeable to STT. बस अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. अभी तक आपको इतना ध्यान में रखना है, मैं बताता हूँ. सेक्शन 1038 में सिक्योरिटीज बेच के जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड STT पेड. उसमें क्या क्या कवर्ड है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ये कवर्ड है. यहाँ तक क्लियर है क्या? क्या वर्डिंग लॉ के कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है. हाँ, अभी देखो आगे अमेंडमेंट हुआ है, ये तो सेम ही है. विथ इफेक्ट फ्रॉम 1417, दिस कंडीशन नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शन अंडरटेकन ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. अब ये क्या है सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, जैसे इंडिया में SEZ होता है ना, स्पेशल जोन, वैसे दूसरे कंट्री में होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन. उसमें अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. सो व्हाट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर? इज नथिंग बट SEZ. इज नथिंग बट व्हाट, SEZ दूसरे कंट्री में. तो वहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन हुआ है एंड वहाँ पे STT पे नहीं हुआ है तो भी एग्जेम्प्ट होगा. बस ये अमेंडमेंट हुआ है. क्या अमेंडमेंट हुआ है कि अगर ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ है, इसे इंडिया में होता है तो STT पे होता ही है. इंडिया में अगर होता है एंड अगर वो क्या है, लिस्टेड है, STT कब लगता है, व्हेन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर लिस्टेड. तो जो लिस्टेड कंपनी है उनका अगर लॉन्ग टर्म गेन है तो वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि उस पर क्या लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. STT इंडिया में लगता है, बाहर लगता है क्या,
नहीं, लेकिन बाहर अगर SEZ में वो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो अब इतने ध्यान में रखो, इज नथिंग बट SEZ लोकेटेड इन दैट कंट्री। तो उसमें अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड उसमें STT पे नहीं भी हुआ तो भी आपके लिए क्या किया जाएगा, एग्जेम्प्ट किया जाएगा। बट कंडीशन क्या है, देखो, इन अ कंडीशन अमाउंट पेड इन फॉरेन करेंसी। हाँ, वो पैसा इंडिया में कौन से करेंसी में आपको लेके आना है। हाँ, तो इफ़ यू ब्रिंग मनी इन फॉरेन करेंसी एंड वो इंडिया के बाहर भी हुआ है लेकिन उसमें STT पे नहीं हुआ है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर SEZ में हुआ है, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, उसका भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। बस इतना अमेंडमेंट हुआ है। व्हाट इज इक्विटी ओरिएंटेड फंड, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया है। जहाँ पे आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसमें से 65% कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, शेयर मार्केट में, तो वो सब बता दिया है। बाकी कुछ काम का नहीं, आप ये मत पढ़ो। सो व्हाट इज अमेंडमेंट बोलो इन सेक्शन 1038, एक बार रिवाइज करते हैं क्या है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर STT पे होता है तो लॉन्ग टर्म गेन इज एग्जेम्प्ट। STT अप्लाई कब होता है, इफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। लेकिन अगर यही ट्रांजेक्शन आपको इंडिया के बाहर हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, SEZ, उसको क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे STT नहीं लगा तो भी एग्जेम्प्ट है। कंडीशन क्या है, बस इतना ही लर्न करना है, बाकी उसके ऊपर सोचना नहीं कि ऐसा क्यों किया, बस अपना पर्पस क्या उस अमेंडमेंट को समझना है। क्लियर है, क्या आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ एक अमेंडमेंट हुआ है 1048, सेकेंड लास्ट अमेंडमेंट है, स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल। ओके, देखो क्या दिया है, एनी इनकम एक्रूइंग अराइजिंग टू अ फॉरेन कंपनी on account of storage of crude oil facility in India and sale of crude oil from there to any person resident in India is exempt। मतलब क्या है, देखो, क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में, उससे फिर यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि अपन क्रूड ऑयल का स्टॉक इंडिया में मेंटेन करेंगे, तो उनको हम बोलेंगे कि तुम इंडिया में आके क्रूड ऑयल स्टोर करो ताकि जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाए। उससे बहुत कंपनी का नुकसान होता है, प्राइस कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, पेट्रोल वगैरह के लिए क्रूड लगता है सब। हाँ, तो इसके लिए उन्होंने नया सेक्शन ऐड किया है। उन्होंने बोला कि आप फॉरेन कंपनी हो, आप इंडिया में आके क्रूड ऑयल स्टोर करो, स्टोर करने के बाद उसको इंडिया में बेचो। किसको बेचो, जो बंदा इंडिया में क्या है, रेसिडेंट है, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। बस इतना ही अमेंडमेंट है। एंड क्यों किया मैंने आपको बता दिया, क्रूड ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएशन कंट्रोल करने के लिए दिया मैंने नीचे एनालिसिस। कंडीशन, द स्टोरेज एंड सेल बाय फॉरेन कंपनीज परसेंट टू एन एग्रीमेंट एंटर्ड टू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कौन से फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल है, जिनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्या है, एग्रीमेंट है। क्या है, एग्रीमेंट है, उन्हीं के लिए वो एप्लीकेबल है। दूसरा, हैविंग रिगार्ड टू नेशनल इंटरेस्ट द फॉरेन कंपनी एंड द एग्रीमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, और उसका सेल भी कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में। बाहर बेचेंगे तो कैसे मालूम करेंगे, और वो भी किसको होना चाहिए, एग्जाम्पल। एनालिसिस देखो, इसका लॉजिक दिया है जस्ट फॉर योर नॉलेज। द इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम क्या करें, इंडिया में उसका रिजर्व बनाएं ताकि जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में होता है, बहुत कंपनी का बहुत सारा नुकसान होता है, ये नुकसान क्या कम होगा क्योंकि यहीं पे स्टॉक रहेगा तो इतने प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होंगे। द मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिक रिजर्व इज इन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट टू इंश्योर, देखो दिया है, प्राइस स्टेबिलिटी फॉर इंडियन ऑयल कंपनीज। द फिलिंग कॉस्ट ऑफ सच फैसिलिटी एंटाइटल ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन। The government has explored the possibility of meeting a substantial part of financial burden through participation of private player including foreign national oil companies। तो इसके लिए गवर्नमेंट तो खुद कर रही है बट दे नीड फंड्स, जो हमारे पास इतने इनफ नहीं है, तो वो चाहते हैं कि बाहर के कंपनी यहाँ पे आके क्या करें, ये करें। लेकिन वो अगर यहाँ पे आएंगे तो आप क्या बोलेंगे सेक्शन 9 में, डीम टू एक्रू और अरेज इन भरो टैक्स, तो वो आएंगे क्या, फिर नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि ये आपके ना अपने फ़ायदे के लिए अपन कर रहे हैं, बट अगर उनको प्रोविज़न नहीं किया ये तो ये डीम टू एक्रू इंडिया हो जाएगा और इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो सेक्शन 9 में टैक्सेबल ना हो इसलिए उसको यहाँ पे अमेंड करके क्या लिख दिया है कि आप इंडिया में आओ, स्टोरेज करो, सेल करो, हम आपसे टैक्स नहीं, बस इतना अमेंडमेंट है।
ओके तो ये उन पे टैक्स ना लगे क्योंकि सेक्शन 9 में आ जाएंगे ना फॉर वो डीम टू एक्रो अराइज इन इंडिया, इसलिए किया है. ओके नाउ लास्ट है 1050. ये इक्वलाइजेशन लेवी है जो मैंने अपने नोट्स में लास्ट में चैप्टर ऐड किया है. ये नया ऐड हुआ है, इंस्टेड ये आपने किसी ने नहीं पढ़ा है. सो ये पूरा मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, 2-4 पेजेस का लास्ट में दिया है, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा. अभी जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं. एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड सर्विस, अंडरलाइन करो, प्रोवाइडेड ऑन और आफ्टर द ड्यू डेट on which provision of chapter 8 of the finance act comes into force, chargeable to equalization levy under the chapter is exempt. बस अभी ये क्या है आपके नोट्स में देखो, लास्ट चैप्टर है इक्वलाइजेशन लेवी. ओके वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट तो ये सेक्शन 10 के अमेंडमेंट्स हो गए. और एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, हम सब ने पढ़ा है, याद है 10AA SEZ, जहाँ से हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं. पहले 5 साल के लिए 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, अगले 5 साल के लिए 50%, अगले 5 साल सब्जेक्ट टू कंडीशन. तो वहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है. द यूनिट इन SEZ बिगन टू मैन्युफैक्चर आर्टिकल थिंग्स ड्यूरिंग 5-6 बट बिफोर 31 मार्च 2021. आपके जो नोट्स है उसमें इतना ही लिखा है कि वो SEZ में आपको बिजनेस कब स्टार्ट करना है, 5-6 के बाद कभी भी करो. बट गवर्नमेंट ने उसको अभी सनसेट डेट लगा दिया है. सनसेट डेट मतलब इसके बाद इफ़ यू स्टार्ट यूनिट इन SEZ आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट याद है ना, 5 साल 100%. हाँ तो ये MCQ जिनका उनके लिए आ सकता है. तो अभी SEZ में लास्ट डेट दिया है, उसके पहले आपको स्टार्ट करना है. एंड व्हाट इज दैट लास्ट डेट? 31 मार्च 2021. आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? सुनो लॉजिक बताता हूँ. लास्ट 2016 के बजट में या 14-15 का जो बजट था, जो BJP गवर्नमेंट का था, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर रहे हैं. इसलिए देखो उन्होंने 29 किया जो हमने पढ़ा, फिर 28 होगा, 27 होगा, 26 होगा. तो उनका कहना है कि अगर हम टैक्स रेट कम कर रहे हैं तो हमको जो इनकम टैक्स का हम बेनिफिट देने वाले हैं वो भी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, फेस आउट करेंगे. एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड दैट. सो व्हाई दे आर डूइंग दिस? बिकॉज ऑन वन साइड दे आर रिड्यूसिंग टैक्स रेट. तो अगर आपसे टैक्स कम ले रहे तो आपको देने वाले बेनिफिट्स भी कम होंगे कि नहीं होंगे? हाँ. सो दिस इज द वन स्टेप टुवर्ड्स दैट. सो इसको बोलते हैं फेजिंग आउट डिडक्शन. ये गवर्नमेंट ने बोला है कि हम टैक्स कम कर रहे हैं तो डिडक्शन भी क्या करेंगे, कम करेंगे. ठीक है. सो दीज आर द अमेंडमेंट इन 3rd चैप्टर. चलो अभी आगे जाते हैं. सैलरी में कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, एक अमेंडमेंट है खाली, बहुत सिंपल है. एंड देन HP के 2 छोटे अमेंडमेंट्स है एंड देन विल टेक ब्रेक. 10 मिनट में हो जाएंगे. सैलरी में एक सिंपल अमेंडमेंट हुआ है. सुपर एन्युएशन फंड कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख तक एग्जेम्प्ट था पहले, अभी वो कितना एग्जेम्प्ट होगा? 1,50,000. खत्म. एक ही अमेंडमेंट सैलरी में. हाँ इतना ही, उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं ज़्यादा. इवन HP में भी 2 अमेंडमेंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है. अच्छा ऊपर का क्या पढ़ते हैं हम, ये समझ में आ गया? सो व्हाट इज द अमेंडमेंट बोलो. कंपनी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सुपर एन्युएशन फंड में कितना एग्जेम्प्ट था? 1 लाख तक एग्जेम्प्ट था. अभी कितना एग्जेम्प्ट होगा? खत्म. इतना ही है. क्लियर. नेक्स्ट अभी ये पढ़ते ऊपर का कंटिन्यूस सर्विस. अभी थोड़ा अपन रिवीजन करते, ध्यान दो. रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हम सब ने पढ़ा है. उस पर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर आप 5 साल काम करते हैं, 5 साल के बाद अगर पैसा विड्रॉ करते तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है. बराबर है ना. तो उसके रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है, देखो पढ़ते हैं. इफ एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर एंड जॉइन्स न्यू एम्प्लॉयर. मैंने 2 साल एक कंपनी में काम किया और वो कंपनी छोड़ के मैंने नया कंपनी ज्वाइन किया. अभी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 साल हो गए, अभी हो गए 5 साल. तो उसको कंटिन्यूस मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, ये उसमें अमेंडमेंट हुआ है. हाँ ना मत बोलो, पढ़ाएं तो दो. करेक्ट ना? करेक्ट ना. तो ये डाउट था ना, इसके लिए अमेंडमेंट हुआ है. क्योंकि 5 साल वहाँ पे वर्डिंग था कंटिन्यूस. कंटिन्यूस का मतलब क्या? एक एम्प्लॉयर के साथ. अभी अगर बीच में मैं छोड़ता हूँ 2nd ईयर में एंड इफ आई जॉइन्स अनदर एम्प्लॉयर, देन मेरे हिसाब से तो कंटिन्यूस ही है, भले वो उस एम्प्लॉयर के साथ नहीं है. तो देखो क्या दिया उन्होंने. फर्दर RPF बैलेंस ऑफ सच एम्प्लॉय विथ हिज फॉर्मर एम्प्लॉय हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू RPF अकाउंट ऑफ सच एम्प्लॉय विथ सच न्यू एम्प्लॉयर. नए एम्प्लॉयर के साथ वो अकाउंट उसको क्या करना है? शिफ्ट करना है. मतलब नया एम्प्लॉयर जो पैसा डिपॉजिट करेगा RPF में वो उसी अकाउंट में करेगा जो पहले 2 साल से चल रहा था. देन 2 एम्प्लॉयमेंट विल बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूस सर्विस और उसको फिर 5 साल माना जाएगा. सिंपल. सो 2 + 3 उसको अलग अलग नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेंगे? एक मानेंगे. बट कंडीशन क्या है? पुराना जो प्रोविडेंट फंड का अकाउंट था उसी में नए एम्प्लॉयर ने क्या करना है? पैसा डालना है. तो ये कुछ खास काम करिए. बस एक ही अमेंडमेंट है सैलरी में. क्या है?
बस चलो आगे जाते हैं, लास्ट चैप्टर मतलब बिफोर ब्रेक। हाँ, इतना खुश नहीं होना है, बहुत सारे अमेंडमेंट पढ़ना है, माइंडसेट बना के आना है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, बट है सब सिंपल। और जहाँ जहाँ पे टेक्निकल मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा ताकि आपको पढ़ने में ईजी होगा। अभी हाउस प्रॉपर्टी में 2 अमेंडमेंट्स हुए, बस ओरली बता देता हूँ फिर पढ़ते हैं फॉर्मेलिटी। पहला अमेंडमेंट सुनो, एसओ प्रॉपर्टी हम सबने पढ़ा है। पहले थोड़ा पर रिवीजन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर एसओ प्रॉपर्टी है एंड इफ लोन इज टेकन बिफोर 1499, डिडक्शन कितना मिलता है? 30,000 और इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लेस, परफेक्ट। एंड ऑन और आफ्टर अगर है 2 लाख और इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लेस, बट उसमें कंडीशन है कि आपने जिस दिन लोन लिया है वो साल खत्म होने के बाद, वो साल खत्म होने के साथ कंस्ट्रक्शन कितने साल में कंप्लीट होना चाहिए? 3 साल। तो इन शॉर्ट 2 लाख क्लेम करने के लिए 2 कंडीशन। पहला, लोन टेकन आफ्टर ऑन और आफ्टर 1499। दूसरा कंडीशन, कंस्ट्रक्शन 3 साल में करना है। 3 साल कहाँ से? डेट ऑफ बोरोइंग से, जिस साल बोरो किया है वो साल खत्म होने के बाद 3 साल में कंप्लीट होगा तो 2 लाख, एंड नहीं हुआ तो 30,000। ये हमने पढ़ा है। ये भी किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो मैंने इसलिए बता दिया है कि सर हमने ये भी नहीं पढ़ा था। तो कुछ नहीं, वो 3 साल का 5 साल हो चुका है, बस इतना सिंपल अमेंडमेंट है। वो दिए बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। 3 साल का कितना हुआ है? सुनो, दूसरा अमेंडमेंट था, फिर फॉर्मेलिटी करते, पढ़ लेते फटाफट। दूसरा अमेंडमेंट सुनो, अब ध्यान दो, सब दिया है। एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरेज रेंट, पहले एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज अनरेज रेंट? रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो इसका हमको जीएमए से डिडक्शन मिलता है, जीएमए से अपन माइनस करते हैं, एंड जब बाद में रिकवर होता है तो टैक्सेबल होता है, परफेक्ट। नाउ व्हाट इज एरियर्स ऑफ रेंट? इंक्रीज इन रेंट विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ाया मेरा, आज से नहीं बढ़ा है, 3 साल पहले से बढ़ा दिया है, बैकडेटेड बढ़ा दिया है। तो वो जो पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका है 16-17 के पहले का जो पीरियड है, उसका जो रेंट मैं दूंगा लैंडलॉर्ड को, उसको क्या बोलेंगे? एरियर्स ऑफ रेंट। तो रिकवरी ऑफ एरियर्स भी टैक्सेबल है और अनरेज भी टैक्सेबल है। एम आई राइट? मीनिंग समझ में आ गया? सो व्हाट इज अनरेज रेंट? रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। व्हाट इज एरियर्स? इंक्रीज इन रेंट विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये हो गया मीनिंग। उस पर हमने आज तक क्या पढ़ा है? इसका रिकवरी टैक्सेबल है। सो अनरेज हो या एरियर्स, इट इज टैक्सेबल। कंडीशन नंबर 1, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। सेकेंड कंडीशन, इवन इफ यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जब वो एरियर्स मिला, जब वो अनरेज का रिकवरी हुआ, उसके पहले मैंने घर बेच दिया है तो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ये अपने नोट्स में लिख के दिया है मैंने और आप सबने पढ़ा है ऑब्वियसली। तो 2 कंडीशन कॉमन थे। क्या कंडीशन कॉमन थे? बोलो। पहला, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जब मिलेगा तब टैक्स देना है। दूसरा कंडीशन, जिस साल ये मिल रहा है, एरियर्स हो या अनराइज, इवन इफ यू आर नॉट द ओनर, इवन इफ यू आर नॉट द ओनर, स्टिल दैट रिकवरी इज टैक्सेबल। तीसरे कंडीशन में डिफरेंस था, ध्यान दो। एरियर्स ऑफ रेंट के लिए 30% का डिडक्शन मिलता था, अनरेज के लिए 30% का डिडक्शन। इस साल से अनरेज के लिए भी 30% का डिडक्शन मिलेगा। अमेंडमेंट खत्म हाउस प्रॉपर्टी में। ओनली 2 अमेंडमेंट्स। बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट? वो 3 साल का पीरियड कितना कर दिया है, एंड अनरेज के लिए पहले डिडक्शन नहीं मिलता था, इस साल से डिडक्शन मिलेगा। सबको समझ में आ गया? चलो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं, पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन टाइम पीरियड फॉर, इसका लॉजिक बताऊंगा मैं, ऐसा क्यों किया। ये तो अभी अमेंडमेंट बताया है, 3 साल का 5 साल क्यों किया, इसका लॉजिक अपन देखेंगे, वही तो पढ़ना है। इंक्रीजिंग टाइम पीरियड फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसओ प्रॉपर्टी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। तो अमेंडमेंट एसओ में हुआ है, सर एलो में क्यों नहीं हुआ है? अरे एलो प्रॉपर्टी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने क्लास में एक रूल आपको बताया था, फॉर एलो प्रॉपर्टी रूल इज डोंट यूज ब्रेन। अगर कोई याद आ रहा है तो, ब्रेन यूज नहीं करना है, मतलब जितना एग्जाम में दिया उतना छापना है। द मोमेंट यू यूज ब्रेन फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी यू विल लूज मार्क्स। इसलिए रूल इज वेरी सिंपल। फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी रूल क्या है? डोंट यूज ब्रेन। लेट आउट हो, डीम टू बी लेट आउट हो, पार्टली लेट आउट हो, जहाँ पे वर्ड लेट आउट आता है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जितना क्वेश्चन में दिया आपको बस कॉपी करना है, बात खत्म। सो जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपने पढ़े हैं वो ओनली फॉर विच प्रॉपर्टी है? एसओ प्रॉपर्टी। इसलिए अमेंडमेंट भी कहाँ पे हुआ है? एसओ। क्लियर है? पढ़ते हैं। द एग्जिस्टिंग प्रोविजन, ये भी दिया बिफोर अमेंडमेंट। तो मैंने यहाँ पे दोनों स्टूडेंट के लिए किया है, जो पूरा भूल गए उनके लिए भी है, एंड दोनों का एक है।
द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24B प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल बोरोड फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी डिडक्टेड वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अब एक वर्ड है देखो, एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन. अगर कोई याद है तो दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, ध्यान से सुनो एसओ प्रॉपर्टी के लिए. मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ. वाह, परफेक्ट डायग्राम मिल गया. अभी क्लास में ही टॉपिक चालू है ना, इसलिए ध्यान दो प्लीज़. इंटरेस्ट को देखो, अरे दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने. ये जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड परचेस है, और ये है रिपेयर्स रिन्यूअल. अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है. मतलब एसओ में भी अमेंडमेंट कौन से प्रॉपर्टी के लिए हुआ है? हाँ, क्योंकि अगर कोई याद है, इफ़ यू टेक लोन फॉर रिपेयर्स रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन, एसओ प्रॉपर्टी के लिए लिमिट कितना है? 30. वहाँ पे डेटा बोरिंग इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने क्लास में लिखा था कि नहीं कि डेटा बोरिंग इज़ नॉट रिलेवेंट. हाँ, तो यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं हुआ है. अमेंडमेंट कहाँ पे बोलो एसओ के लिए? कौन से लोन में अमेंडमेंट हुआ है? नया घर लेने के लिए और बंगलो बनाने के लिए, उसके लिए. अगर एग्जिस्टिंग घर है उसको रिपेयरिंग करेंगे, रिन्यू करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ ही है. उसके लिए डेटा बोरिंग रिलेवेंट नहीं है. इसलिए देखो वर्डिंग ध्यान से पढ़ना है. अमेंडमेंट सिंपल होते हैं बट वो कहाँ पे अप्लाई करना है समझना उतना ही ज़रूरी है. ठीक है, चलो अभी अपन पढ़ते हैं. Okay, the second proviso to said clause provide that a deduction of amount of 2 lakh shall be allowed where house property referred to in subsection 2 of 23 ASO property has been acquired or constructed with a capital borrowed on or after 1st day of April 99 and such construction completed within 3 years from the end of financial year in which capital is borrowed. ये हमने अभी रिवाइज किया था, ये हम सबको पता ही ऑलरेडी, पता है कि नहीं? यस, कि 1499 के बाद लोन लेना चाहिए, और जिस साल में लोन लिया है वो साल ख़त्म होने के बाद कंस्ट्रक्शन 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है. नाउ अभी इसको अमेंड कर दिया है, और देखो लास्ट लाइन अंडरलाइन करना है, ये 5 इयर्स कर दिया. क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अभी प्रॉब्लम में है ना. जो बिल्डर कम्युनिटी है दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रॉब्लम. कोई फ्लैट ले नहीं रहा है, जो एग्जिस्ट स्कीम है वो कंप्लीट नहीं हो रहे. तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पीरियड 3 साल का कितना करके दिया? 5 साल. क्योंकि लोग अभी रेडीमेड फ्लैट ले रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे. क्यों? सपोज बिल्डर ने अगर 3 साल में फ्लैट कंप्लीट नहीं किया तो लाइफ टाइम आपको 30,000 डिडक्शन मिलेगा. क्योंकि इफ कंस्ट्रक्शन नॉट कंप्लीट इन 3 इयर्स आपको 2 के वजह कितना मिलेगा? 30,000. गलती किसकी? बिल्डर की. नुकसान लाइफ टाइम के लिए मैं कितना क्लेम करूँगा? 30 ही क्लेम करूँगा. लेकिन बैंक तो इंटरेस्ट पूरा लेंगी. तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे प्रॉपर्टी में, डर के मारे. सब लोग रेडीमेड प्रॉपर्टी लेते थे. तो गवर्नमेंट ने बात को समझा है, एंड इवन दे नीड मोर टाइम टू कंस्ट्रक्ट नाउ, इसलिए वो पीरियड 3 साल का 5 साल का किया है. सो दिस इज नथिंग बट हेल्प गिवन टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, क्योंकि अभी वो बहुत प्रॉब्लम में है. स्कीम्स इतने सेल नहीं हो रहे, रेट डाउन हो रहे, पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी. इनको डर है. किसका डर? नहीं हुआ 3 साल में तो लाइफ टाइम 30,000 आपको मिलेगा. आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड 3 साल में क्या तो 2 लाख. अभी उसने नहीं किया तो गलती उसकी है, बट नुकसान आपको उठाना पड़ेगा. इसलिए गवर्नमेंट ने 3 साल का कितना कर दिया है? 5 साल. ठीक है, चलो. और इसका एक नया अमेंडमेंट हुआ है जो आपको डिडक्शन में पढ़ाऊंगा. सो रिगार्डिंग हाउस प्रॉपर्टी देयर आर 2 अमेंडमेंट्स. वन इज इन 24B एंड और एक नया सेक्शन इंसर्ट किया डिडक्शन में 80EE. तो ये दोनों एग्जाम में साथ में पढ़ के जाना है, दोनों लिंक्ड है, बता रहा हूँ मैं आपको. चलो ये कमेंट आपको पढ़ना है, एनालिसिस दिया है. आगे जाते हैं नेक्स्ट. ओके ना, अभी ध्यान दो थोड़ा. टैक्सेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन ऑफ अनरेज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट. अभी जरा प्लीज ध्यान दो. फाइनेंस एक्ट 2015 में आप ये सब पढ़ चुके हो. अनरेज रेंट में 2 सेक्शन अपन देखे थे. अनरेज नहीं, रिकवरी ऑफ अनरेज रेंट. ध्यान दो पहले. रिकवरी ऑफ अनरेज रेंट, उसके अपने 2 सेक्शन देखे थे, 25A एंड 25AA. एंड एक हमने देखा था रिकवरी ऑफ
एरियर्स ऑफ रेंट 25B, बराबर है। पूरा नोट्स में मेरे ये 3 सेक्शन है। फाइनेंस एक्ट 15 में क्या था, इन दोनों में आपको 30% का डिडक्शन नहीं मिलेगा और यहाँ पे 30% का डिडक्शन मिलेगा। 16 ने क्या कर दिया है, दोनों को 30% का डिडक्शन मिलेगा, इसलिए फिर इन तीनों सेक्शन को मर्ज करके एक ही सेक्शन बना दिया है 25A। तो जो पहले आप 3 सेक्शन पढ़ते थे अभी एक ही सेक्शन है 25A। गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम एरियर्स को 30% का डिडक्शन दे रहे तो अनरेस्ट को क्यों नहीं दे रहे, गलत हो रहा है, तो अनरेस्ट को भी 30% का डिडक्शन देना चालू कर दिया है। तो पुराने बुकलेट में आपने 3 सेक्शन देंगे, देखो 25A, 25AA, 25B, इन तीनों को मर्ज करके अभी एक ही सेक्शन हो गया 25A, क्योंकि दोनों के लिए ट्रीटमेंट एक ही है। तो वाई टू मेक 2 डिफरेंट सेक्शंस, इसलिए ऊपर जो सेक्शन का नाम है वो 25A है। ये मैंने क्यों बताया, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप पुराने बुकलेट के 25 ऐसे कंपेयर करोगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पुराने वाले तीनों को मर्ज करके अभी क्या किया है, नया सेक्शन बना दिया, तीनों का मिलके एक 25A। समझ में आ गया? तो क्या अमेंडमेंट हुआ बताओ, चलो एक बार बोलो। लास्ट ईयर तक क्या होता था, एरियर्स ऑफ रेंट का आपको डिडक्शन मिलता था, कितना मिलता था 30%। इस साल से क्या होगा, अनरेस्ट का भी आपको 30% का डिडक्शन मिलेगा। एंड पहले अपन 3 सेक्शन पढ़ चुके हैं फाइनेंस एक्ट 15 में, 25A, 25AA एंड 25B। ए में नहीं मिलता था, बी में मिलता था, इन तीनों को मर्ज करके अभी एक ही सेक्शन बना दिया, कौन सा 25A, आई एम सॉरी। सबने लिख लिया, ये समझ में आ गया? तो पुराने इसमें 3 रहेंगे, अभी एक ही पढ़ना है। चलो अभी पढ़ते हैं अपन, सबने लिख लिया ये? ओके, लास्ट 5 minutes एंड देन विल टेक ब्रेक। एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम AY 17-18, एग्जिस्टिंग प्रोविजन दिया है, देखो आप सेक्शन 25A, 25AA एंड 25B relates to special provision of taxation of unraised rent allowed as a deduction when realized subsequently, unraised rent received subsequently and arrears rent received subsequently, certain deductions are available। ये पहले वाला था कि 25A और AA में नहीं मिलता था, B में मिलता था, कितना मिलता था 30%। It is proposed to simplify this provision and merge them under single new section 25A। इन तीनों को मर्ज करके देखो अभी एक सेक्शन बना दिया है। पहले जो 3 सेक्शन अलग अलग थे यहाँ पे, इनको भी क्या कर दिया है, एक सेक्शन बना दिया जो अपन ने ऑलरेडी लिखा ही है। एंड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज। क्या लाना था यूनिफॉर्मिटी, अरे एरियर्स के लिए दे रहे हो, अनरियलाइज के लिए नहीं, ये नाइंसाफ़ी है, इसलिए उसको भी दे दिया 30%। इट इज़ प्रपोज टू प्रोवाइड दैट अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एरियर्स और अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट received subsequently by assessee shall be chargeable to income tax in a financial year in which such rent is received, whether assessee is the owner of the property or not। ये मैंने ऑलरेडी रिवाइज करके लिया था। देर आर 2 कंडीशन, बोलो पहला कंडीशन क्या है, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। सेकंड कंडीशन, जिस साल ये रिकवर हो रहा है उस साल आप ओनर हो या नहीं हो, स्टिल इट इज टैक्सेबल, ये हमने पहले पढ़ा था। It is also proposed that 30% of arrears of rent on unraised rent realized by subsequently by the assessee shall be allowed as a deduction। ठीक है, ओके। नाउ इसका मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ एंड देन विल टेक ब्रेक। सो हमने कितने चैप्टर कवर किए, 5 चैप्टर्स हो गए। अभी ये मैं पर्पसफुली सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वो जितना लगता है उतना सिंपल प्रोविजन, मतलब क्या डिफिकल्ट आ सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जरा प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो। अभी हमने क्या पढ़ा है, जो रिकवरी होगा अनराइज्ड रेंट का वो टैक्सेबल कब होगा, इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, बराबर है। कितना डिडक्शन मिलेगा, हाँ। अभी इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट होता है, ध्यान से सुनो। ये आ गया तो क्या करना है, देखो अभी अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 16-17 है। मैं पर्पसफुली लास्ट लिख रहा हूँ, गलती नहीं है, पर्पसफुली लास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वो एडजस्टमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है। देखो ये है अपना प्रीवियस ईयर 16-17,
जो अभी एग्जिस्टिंग है। अभी ये 16-17 का ये है। अच्छा, GAV निकालने के 2 स्टेप सबको पता है। पहले हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट एंड उसको हम कंपेयर करते हैं एनुअल रेंट में से हम अनराइज क्या करते हैं, माइनस। ओके, तो उतना तो आपको पता ही है। अमेंडमेंट लेक्चर का है मतलब आपने पूरा इनकम टैक्स पढ़ा है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, है ना। कोई डायरेक्टली अगर अमेंडमेंट लेक्चर को आया है, बहुत रिस्क है ना। बहुत सारे अमेंडमेंट आप एग्जाम में फिर खुद करके आओगे, अदर देन व्हाट हैव डन। तो आई होप कि ऐसा कोई है नहीं, है ना। ओके, तो देखो ध्यान दो, एक्सपेक्टेड रेंट स्टेप 1 के हिसाब से 2 लाख था। एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, एक्सपेक्टेड रेंट था 2 लाख। चलो अभी स्टेप 2 में अपन क्या करते हैं, पहले अपन लिखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट जो दिया है यहाँ पे, कितना दिया मैंने एक्सपेक्टेड रेंट, 2 लाख। दूसरा है एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। सपोज मेरा एनुअल रेंट था 2,16,000 और अनराइज रेंट था एज्यूम करो 25,000, तो नेट कितना मिला था बताओ, 2,16,000 माइनस 25,000, 1,91,000। तो उस साल का GAV कितना था मेरा, हायर ऑफ ए और बी बराबर है क्या, 2 लाख। अरे इतना तो याद आ रहा है ना, हाँ टेंशन मत दो ज़्यादा, है ना। ये पढ़ा है सबने, कोई फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है ना, इसे ये GAV क्या है, यहाँ से तो शुरुआत नहीं है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिर रेगुलर लेक्चर में आके बैठना है। यहाँ तक हो गया। हाँ, अभी कितना अनराइज था उसको जरा प्लीज़ अंडरलाइन करो, 25,000। अभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया, एज्यूम करो दोनों साल का डेटा दिया है, अनराइज रेंट रिकवर्ड ₹25,000। मतलब वो जो लास्ट ईयर का अनराइज था, कौन से साल का, 15-16 का, वो इस साल रिकवरी हो गया, बराबर है। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं लेता हूँ तो स्टूडेंट क्या करेगा, विपुल सर ने बोला था अमेंडमेंट लेक्चर में, रिकवरी ऑफ अनराइज रेंट 25,000, लास्ट ईयर तक डिडक्शन नहीं मिलता था, इस साल से डिडक्शन मिलेगा, तो 25,000 माइनस 30%, है ना, 7,500 माइनस हो गया, 17,500 टैक्सेबल। एम आई राइट। अभी आप सब लोग यही सोच रहे, हाँ यही तो गड़बड़ है, यही तो गलती है। अभी देखो इसमें गड़बड़ हुआ है। अभी क्या करना है, ध्यान से सुनो। अभी एज्यूम करो अगर लास्ट ईयर अनराइज रेंट नहीं होता, लास्ट ईयर अगर, तो क्या सिचुएशन देखो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेप 2। तो यहाँ पे मैं GAV कौन से साल का निकल रहा हूँ, 15-16 का ही निकल रहा हूँ। ओके, 15-16 का ही निकल रहा हूँ। आई एम रीकम्प्यूटिंग GAV ऑफ 15-16। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रीकम्प्यूटिंग GAV ऑफ 15-16 बाय टेकिंग नेट अनरियलाइज रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख होता एंड फिर मेरा एनुअल रेंट ही पूरा हो जाता कितना, 2,16,000। अगर ये अनराइज रेंट लास्ट ईयर नहीं होता तो मेरा एनुअल रेंट कितना होता, 2,16,000। सो माय GAV वुड हैव बीन 2,16,000। ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या क्या मैंने बताऊँ, ये मैंने 16-17 का GAV निकाला है क्या, नहीं। व्हाट आई हैव डन, मैंने 15-16 का ही GAV बाय टेकिंग विच रेंट, नेट अनराइज रेंट। लास्ट ईयर अनराइज कितना था, 25 में से इस साल कितना मिल गया, 25। तो 25 में से अगर 25 माइनस होता है तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ अनराइज रेंट, 0। मतलब इन शॉर्ट पूरा मिल गया, ऐसा हो गया। तो 2,16,000। तो जो टैक्सेबल होगा ना दोस्तों, ये पूरा नहीं होगा, डिफरेंस टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल जो होगा रिकवरी वो होगा 16,000। लॉजिक बताता हूँ मैं, और उसमें से 30% आप माइनस करोगे। सर ऐसा क्यों, सुनो कितना होगा टैक्सेबल, 16,000। नाउ ध्यान दो, मैं लॉजिक बता रहा हूँ। लास्ट ईयर की बात कर रहे, आपका एक्सपेक्ट रेंट कितना था, 2 लाख, और आपका एक्चुअल रेंट कितना मिला था, 1,90,000। तो मेरा इनकम 191 था, लेकिन लास्ट ईयर में मैंने कितने पे टैक्स दिया था, 2 लाख। मतलब ऑलरेडी मैंने कितने इनकम पे एक्स्ट्रा टैक्स दिया था, 9,000। वो 9,000 इस बार सेट ऑफ करना है।
और 25,000 में से वो 9,000 को क्या किया मैंने, माइनस किया है, वही 16,000 यहाँ पे दिख रहा है। लॉजिक समझ में आया क्या? अगर आप नो माइनस नहीं करोगे, डायरेक्टली 25 टैक्स करोगे तो क्या होगा, 9,000 दो बार टैक्सेबल होगा, एक इनकम दो बार टैक्सेबल। तो ये हिडन एडजस्टमेंट आपको करना है। अगर लास्ट ईयर का डेटा दिया है तो थोड़ा संभल के करना है, नहीं दिया तो फिर सिंपल है 30%। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको लॉजिक समझ में आ गया? कितने लोगों को लॉजिक समझ में आ गया? ओके, और एक बार बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। लास्ट ईयर देखा जाए तो मेरा इनकम कितना था, 1,91,000 था, लेकिन मेरा GAV कितना लिया था, 2 लाख, विच एवर इज हायर लेते। सो लास्ट ईयर मैंने ऑलरेडी 9,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स दिया था। कितने में दिया था एक्स्ट्रा टैक्स? 9,000 रुपये, ठीक है। एंड इस बार 25,000 रियलाइज हुआ है। हाँ, तो 25 में से 9 माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16,000। वही मैंने, और उसके लिए क्या करना है, उसी साल का GAV रीकम्प्यूट करो बाय टेकिंग नेट अनरियलाइज रेंट। तो लास्ट ईयर का अनराइज कितना था, 25, रिकवर कितना हो गया, 25। सो व्हाट इज नाउ अनराइज रेंट, 0। अनराइज रेंट 0 है, मतलब रेंट पूरा मिलेगा क्या, 2,16,000? यस, पूरा मिलेगा 2,16,000। तो अगर अनराइज रेंट नहीं होता तो माई GAV वुड हैव बीन 216। उसमें से मैंने 2 लाख पे टैक्स दिया है, तो टेक्निकली कितने अमाउंट पे टैक्स नहीं दिया है, 16,000। तो इस साल अनराइज रेंट 25 टैक्स होगा या 16? समझ में आ गया? एंड उसमें से कितना माइनस होगा, 30%। सो 16,000 माइनस 30%, 11,200 टैक्सेबल होगा। हाँ, आप प्लीज़ लिख लो, ये दोनों लिख लो प्लीज़, एंड देन विल टेक ब्रेक। लिखे हो गया? सबका हो गया? ठीक है। सो विल मीट आफ्टर ब्रेक।